Very good afternoon, guys. Good afternoon to all of you. क्या मैं दिखाई नहीं? हाँ, दिखाई दे गई भाई। वेरी गुड आफ्टरनून। मैं एक बार माइक बंद कर दूं आप लोगों के, क्योंकि बच्चों वाली हरकतें कई बार करते हो, है ना। पूछना नहीं भी होता है तो माइक ऑन कर लेते हो, मेरा कंसंट्रेशन भंग हो जाता है फिर। एम, अजय, अंजलि, अंकिता, दिव्या, ज्योति, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? फटाफट बता दो। एलर्जी हो गई आज सुबह सुबह, कोई बात नहीं। ये बताओ, स्लाइड सब कुछ दिख रही है? मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? आवाज आ रही है अच्छे से? ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में आ रही हूँ, फटाफट बता दो। नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सब कुछ क्लियर है ना? ठीक है, तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि जो 2 दिन का मैंने अवकाश दिया था, इसमें रिवीजन किस किस बच्चे ने किया? ईमानदारी से पूरा रिवीजन किस किस बच्चे ने किया? किस किस बच्चे ने पूरा रिवीजन किया और किस किस बच्चे ने तफरी मारी? बहुत बढ़िया। 2 बार कर लिया किसने? कृष्णा ने, बहुत बढ़िया। मेरा नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई? ये गलत बात है, पूरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, पूरा नहीं हुआ लेकिन कुछ तो हुआ। याद रखना दोस्तों, जब तक रिवीजन नहीं करते हो ना, मेरी अपनी कमी यही रहती थी कि मैं रिवीजन नहीं करती थी, और मेरी कमियों से आप सीख लो। रिवीजन यदि करते रहोगे ना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ लगेगा हाँ हमें सब कुछ आता है, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होता है पढ़ने का, बेसिकली। ठीक है, तो नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सबका दोस्तों। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस का बैच चल रहा है इवनिंग में 5 बजे से, तो आप जुड़ सकते हैं। आईआर के बैच में भी इंडिया चाइना रिलेशन, एक क्लास हो चुकी है इंडिया चाइना रिलेशन की, अभी आज दूसरी क्लास होने वाली है। 5-6 क्लासेस हुई हैं, तो रिकॉर्डेड सेशन से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप जुड़ सकते हो इंटरनेशनल रिलेशंस विद करंट अफेयर्स मेंस के बैच में। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस हमारा वहां पे हो रहा है। आज हम बात करेंगे राज्यपाल की। हमने जस्ट कंप्लीट किया है राष्ट्रपति का टॉपिक। राष्ट्रपति से किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं मेंस में, हमने वो भी देखे, और साथ ही हमने पूरे राष्ट्रपति का जो टॉपिक है उसको बेहतर तरीके से किया। और जहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है, जैसे अध्यादेशों से, तो अध्यादेश वाला टॉपिक हमने और अच्छे से किया। जो इस बार का टेस्ट होगा आपका संडे को, उस दिन वाले टेस्ट में राष्ट्रपति के टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों राज्यपाल। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन राज्यपाल के टॉपिक से बनते हैं, और फिर हम राज्यपाल के टॉपिक पे जाएंगे। तो जैसा कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि एक मत यह भी है कि राज्यपाल का पद अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई एक मत ये भी है कि जो जो राज्यपाल का पद है ना, गवर्नर का पद, वो ना अपनी प्रासंगिकता खो चुका है और इसे समाप्त कर दिए जाने की आवश्यकता है। यानी राज्यपाल के पद की कोई जरूरत नहीं है, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और कल की यदि किसी ने आंसर राइटिंग की क्लास देखी है, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। समालोचनात्मक परीक्षण का मतलब क्या होता है कि इसके पक्ष में जो मत देते हैं वो तर्क देंगे कि भाई क्या क्या तर्क देते हैं वो, कि क्यों खत्म कर दिया जाना चाहिए राज्यपाल का पद, और फिर विपक्ष बताएंगे कि नहीं भाई खत्म नहीं किया जाना चाहिए, और बाद में एक कंक्लूजन देंगे। ये होता है समालोचनात्मक में, यानी जो पूछा गया है केवल उसी की व्याख्या नहीं करनी होती। यानी यदि आप इस आंसर में ये कह दोगे ना कि राज्यपाल का पद प्रासंगिकता खो चुका है, बस समाप्त कर दो, और तर्क दे दोगे और नीचे कंक्लूजन लिख दोगे कि कल करते आज कर दो, समझ रहे हो, तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। समालोचनात्मक का वर्णन का मतलब ही क्या होता है कि भाई हमने एक सेंटेंस दे दिया ये वाला यहां तक कि भाई पद समाप्त कर दो, अब समालोचनात्मक वर्णन करो, यानी इसके पक्ष बताओ कि भाई क्यों समाप्त कर दें, इसके विपक्ष बताओ कि क्यों समाप्त नहीं कर दें, और फिर एक बढ़िया सा कंक्लूजन दे दो। आपका आंसर तब कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया कि प्रासंगिकता खो चुका है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे क्यों खो चुका है। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, राज्यपाल के टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन विवादित होते हैं। जैसे ये वाला प्रासंगिकता खो चुका है। दूसरा, अनुच्छेद 356, आपको पता है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356, तो 356 के उचित उपयोग से संबंधित परिपाटी विकसित करने और उसे बनाए रखने में राजनीतिक वर्ग की अक्षमता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसआर बम्बई वाद में दिए गए निर्णय ने अत्यावश्यक स्पष्टता प्रदान की है, टिप्पणी करें। यानी इसमें हमें 356 का जो गलत तरीके से उपयोग हो रहा, राजनीतिक जो वर्ग है वो अपने स्वार्थों के लिए 356 का जो प्रयोग कर रहा,
बार बार जो प्रयोग कर रहा था, यानी गलत तरीके से प्रयोग हो रहा था। इसको देखते हुए एसआर बम्बईवाद में कुछ निर्णय दिए गए थे ये 356 लगाने के संदर्भ में, तो वो निर्णय बताने थे और बाद में कंक्लूजन दे देना। यानी 356 से क्वेश्चन बनता है राज्यपाल के संदर्भ में। एसआर बम्बईवाद आपको पता होना चाहिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसआर बम्बईवाद में ये राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में क्या क्या कहा गया, ये हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ सकता है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के व्यापक निरूपण और अविवेकपूर्ण अनुप्रयोग संबंधी चिंताओं के संदर्भ में सावधानी पूर्वक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये ऊपर से गया होगा। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का पता होना चाहिए हमें सबसे पहले तो, कि भाई क्या क्या विवेकाधीन शक्तियां हैं और राज्यपाल इन विवेकाधीन शक्तियों का किस तरीके से गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंसर्न है इस क्वेश्चन का कि भाई जो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां है ना, उनका व्यापक निरूपण होना चाहिए, मतलब एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, और उनका अविवेकपूर्ण जो प्रयोग हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत चिंता का विषय है, अविवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना, और इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, चर्चा करें। तो ये भी राज्यपाल की शक्तियों का जो दुरुपयोग होता है अलग अलग समय में अलग अलग स्वार्थों के चलते, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बना। अगला क्वेश्चन है जैसे राज्यपाल महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ एक अहम संवैधानिक पदाधिकारी है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों से यह पद आलोचना का शिकार बन गया है। यहाँ पे दोनों चीजें, पहले पार्ट में बता रहे हैं कि भाई राज्यपाल के पास बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं और ये एक अहम संवैधानिक पदाधिकारी है। दूसरा पार्ट कह रहा है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह आलोचना का शिकार हो रहा है। चर्चा करें तो आलोचना किस किस आधार पे हो रही है, क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके टेस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बनता है जिसे संविधान का मृत पत्र कहा गया था। मृत पत्र किसे कहा गया था? 356 को। अंबेडकर जी ने कहा था कि ये तो कभी कभी यूज होएगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी 356 को यूज करने की। लेकिन आप देखोगे 356 सबसे ज्यादा बार लगाया गया और कई बार तो अनावश्यक तरीके से लगाया गया है ना। तो ये आशा की गई थी, पर सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक बना हुआ है, यानी 356 सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक बना हुआ है। इस पे हमें टिप्पणी करनी है, चर्चा करनी है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों पर प्रकाश डालिए, यानी राज्यपाल के अध्यादेश की शक्तियों पर प्रकाश डालना है। साथ ही राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक जब उसे प्रस्तुत किया जाता है तब उसके पास उपलब्ध विभिन्न विकल्प, ये तो एक फैक्चुअल स्टैटिक सा क्वेश्चन आ गया। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहले पार्ट में अध्यादेश की शक्तियां बतानी है, क्या क्या है अध्यादेश की पूरी शक्तियां वगैरह, और दूसरे पार्ट में ये बतानी है कि भाई जब भी विधायिका ने कोई पारित करके विधेयक राज्यपाल के पास भेजा तो उसके पास क्या क्या विकल्प है, कि भी वो विधेयक पे स्वीकृति देगा, स्वीकृति रोक लेगा, पुनर्विचार के लिए भेज देगा, और आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए भी भेज सकते हैं। तो वही, ये तो स्टैटिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल होने के मूल योजना को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पक्ष में क्यों प्रतिस्थापित कर दिया। क्या बोल रहा है, संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल, यानी जो राज्यपाल होने एक तरीके से बनने की जो प्रोसेस है उसको हमने मनोनीत क्यों किया राष्ट्रपति द्वारा, निर्वाचित क्यों नहीं किया। तो बोल रहा है संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल होने का जो मूल योजना थी वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पक्ष में क्यों प्रतिस्थापित किया। यानी कि हमारे संविधान सभा ने एक निर्वाचित राज्यपाल को क्यों नहीं अपनाया, ऐसे राज्यपाल के पद की क्यों एक तरीके से स्थापना की जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, यानी जो निर्वाचित नहीं है जनता के द्वारा। साथ ही राज्यपालों की नियुक्ति के वर्तमान तरीकों के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्कों का भी उल्लेख कीजिए। यानी पहला तो आधार आपको यह बताना है कि भाई एक निर्वाचित राज्यपाल क्यों नहीं, है ना, क्यों नहीं अपनाई वो प्रोसेस, और दूसरा जो वर्तमान प्रोसेस है इसमें क्या क्या खामियां हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे राज्यपाल के टॉपिक में। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, जैसे सीधा सीधा पूछ लेगा भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि राज्यपाल का पद अत्यधिक राजनीतिक हो गया है। तो आपने देखा राज्यपाल के टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपका दिमाग कहां जाना चाहिए, क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, 356 के दुरुपयोग पे क्वेश्चन बन रहे हैं, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग पे क्वेश्चन बन रहे हैं,
इसके अलावा राज्यपाल जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं है बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। बेसिकली मनोनीत ही मान लो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये प्रणाली क्यों अपनाई गई? घुमा फिरा के अध्यादेश 356 है ना, एक तरीके से ये जो राज्यपाल का पद की क्यों आलोचना हो रही है, यही 5-7 एंगल बनेंगे राज्यपाल के। इन 5-7 एंगल के अलावा राज्यपाल के टॉपिक से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। मेरी बात समझे? तो हम इन सारे मुद्दों को कवर करेंगे अपनी इस आने वाली क्लास में, और जो मुद्दे इस क्लास में कवर नहीं होंगे, उस जैसे एक आध मुद्दा जैसे बच गया, तो उस मुद्दे को हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैं सोल्व करवा दूंगी आपको। ये सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और तैयार रहना, इस बार के टेस्ट में राष्ट्रपति राज्यपाल 2 मेन टॉपिक रहेंगे। इस बहाने कम से कम आप रिवीजन कर लोगे इन दोनों टॉपिक का। ठीक है, तो शुरू करें। फटाफट एक बार थम्स अप दे दो क्वेश्चन समझ में आए। आपके कमेंट सेक्शन पे आती हूँ एक बार। राज्यपाल के राजनीतिक पद अनुच्छेद 356 अध्यादेश, बिल्कुल सही बात है। निर्वाचित राज्यपाल क्यों नहीं, यही 5-7 एरिया रहते हैं, है ना। और जो राज्यपाल के पद से रिलेटेड छोटी छोटी बातें हैं ना, उन पे हम बहुत फोकस नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी निकलेंगे। जो विवादित मुद्दे हैं ना, वहां पे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, जहां हमें करना भी चाहिए। जैसे सबसे पहला टॉपिक क्या है राज्यपाल, आपको पता है भाई। जैसे हमने केंद्र में राष्ट्रपति को पढ़ा, वैसे ही राज्यपाल में भाई सॉरी राज्य में आपको पता है ना संसदीय व्यवस्था है पूरे देश में। केंद्र में भी संसदीय व्यवस्था है और राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था है। और संसदीय व्यवस्था बार बार मैं क्यों बोलती हूँ, यही 2 आधार होते हैं कि भाई जो शासन के प्रधान होते हैं, दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र के प्रधान होंगे, एक वास्तविक प्रधान होंगे। वो सेम सिचुएशन आपको राज्यों में मिलेगी। अब एक बार फटाफट पढ़ते हैं। जैसे राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा उसकी स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति के अनुरूप होती है। यानी नाम मात्र का प्रधान कौन होता है राज्य में? राज्यपाल होता है नाम मात्र का। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? सीएम होता है, यानी चीफ मिनिस्टर होते हैं। दूसरा, नाम मात्र का कार्य प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होने के बावजूद राज्यपाल के पास राज्य सरकार को सलाह देने, समाधान करने और प्रोत्साहित करने का भी अधिकार होता है। यानी राज्य सरकार को सलाह देने का अधिकार होता है, कुछ सुझाव देने का अधिकार होता है। ये तो फिर हम राज्यपाल के अधिकारों में पढ़ेंगे। राज्यपाल की भूमिका मंत्री परिषद के एक मित्र दार्शनिक की होती है। इस भूमिका के अंतर्गत वह संविधान के प्रहरी और केंद्र और राज्य के मध्य एक जीवंत कड़ी के रूप में काम करता है। यानी राज्यपाल के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि भाई ये एक मित्र है मंत्री परिषद के, एक दार्शनिक है, एक फिलोसोफर है, सलाह देते हैं, समय समय पे सुझाव देते हैं, और एक प्रहरी के तौर पे काम करते हैं, और केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी के तौर पे काम करते हैं। भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, चुन के एक तरीके से नियुक्त करके राज्यों में भेज देते हैं। तो ये केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं राज्यों में। तो राज्यपाल के पद को हम ये कह सकते हैं कि भाई राज्यपाल का पद केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी के तौर पे काम करता है। संविधान का आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। हालांकि बाद में ये प्रोविजन किया गया था, बाद में किया गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा, कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यूजुअली क्या होता है, एक राज्य में एक राज्यपाल होंगे, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे, लेकिन एक प्रोविजन है कि 2 या अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल भी हो सकता है। मान लो यूपी और बिहार का एक राज्यपाल बना दिया कुछ समय के लिए, तो ऐसा प्रोविजन भी किया जा सकता है। यहां तक इस पेज में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि सेम यदि जिस बच्चे ने राष्ट्रपति का टॉपिक मेरे से पढ़ लिया है पूरा, उसको इस पेज में कुछ दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि उनको पता है सेम वही बातें हैं। एक नाम मात्र है, एक वास्तविक है। नाम मात्र का काम क्या है? आर्टिकल 153 में राज्यपाल की व्यवस्था है कि भाई प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना। नियुक्ति की यदि बात करें तो आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा करते हैं, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 2 चीजें हैं। एक तो राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करेंगे, और दूसरा ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। यानी जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद है, मतलब जब तक राष्ट्रपति खुश है, प्रसन्न है इनसे, तब तक ये पद पे रहेंगे। जिस दिन राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं भाई अब नहीं, तो फिर राष्ट्रपति इनको पद से हटा देंगे। इनको हटाने की कोई प्रोसेस पूरे संविधान में नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस थी आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया, लेकिन राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया नहीं है। बस इतना कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं। व्यवहारिक रूप से राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। आपको पता है नियुक्त, यदि आप सैद्धांतिक तौर पे देखें तो नियुक्त कौन कर रहा है?
राष्ट्रपति कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है राष्ट्रपति कुछ भी करते हैं तो किससे करते हैं? मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से करते हैं। यानी सॉरी गाइस, यानी राष्ट्रपति को, राज्यपाल को जो नियुक्त किया जा रहा है, भले ही राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पे कौन है इसके पीछे? सरकार है ना, केंद्र सरकार, मंत्री परिषद, उन्हीं की सलाह पे तो नियुक्त करेंगे। यानी व्यवहारिक रूप से राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, परंतु उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी पद से हटाया जा सकता है। भाई सामान्यतः तो 5 वर्ष है इनका कार्यकाल, कि भाई 5 वर्ष तक पद पे रहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें कभी भी पद से हटा सकते हैं। और व्यवहारिक तौर पे कौन पद से हटा सकता है? सरकार कभी भी पद से हटा सकती है राष्ट्रपति को कह के। पहला प्रशासनिक सुधार, प्रथम प्रशासनिक सुधार ने इस पद को अधिक सशक्त बनाने के लिए अनुशंसाएं की थी। पुंछी आयोग एक था, याद रखना, पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंधों में। ये कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे राज्यपाल के पद से संबंधित, ताकि आप अपने आंसर्स को एनरिच कर सको, बढ़िया बना सको। पुंछी आयोग ने इस संबंध में अनुशंसा की थी कि राज्यपाल के पद के साथ राजनीतिक फुटबॉल की तरह होने वाले व्यवहार को रोका जाना चाहिए, तथा इस पद के कार्यकाल को नियत किया जाना चाहिए, तथा ताकि राजनीतिकरण को रोका जा सके। होता क्या है, एक सरकार आई गवर्नमेंट में, पहले वाली सरकार ने जो राज्यपाल बनाए हुए थे उनको कहेगी कि मुन्ना ऐसा करो, या तो त्याग पत्र दे दो या हम हटा देंगे। तो कई तो अपने आप ही दे देते हैं त्याग पत्र, और जो बिल्कुल नहीं देना चाहते उनको सरकार हटा देगी, क्योंकि सरकार यानी राष्ट्रपति हटा देंगे, और राष्ट्रपति के पास पावर है क्योंकि वो उनके प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। तो पुंछी आयोग ने ये कहा था कि भाई जो फुटबॉल की तरह व्यवहार हो रहा है ना, राजनीतिक फुटबॉल की तरह व्यवहार हो रहा है, कि जो सरकार आई पहले वालों को हटा दिया अपने ले आई, फिर दूसरी आई पहले वालों को हटा दिया अपने ले आई, तो इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। पद की गरिमा है। और दूसरी बात ये कही गई थी पुंछी आयोग में कि भाई राज्यपाल के पद को नियत किया जाना चाहिए, यानी एक फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए। कहने को तो 5 वर्ष है, लेकिन कभी भी हटा सकते हैं, तो ये फिक्स होना चाहिए ये टाइम, मतलब राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए पद का। यानी कोई दूसरी सरकार आई तो उसको पद से हटा दिया। जैसे मैं आगे बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी कौन कौन से आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी है। यहाँ के लिए बस इतना याद रखो कि भाई राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, एक नियत कार्यकाल होना चाहिए, और एक सरकार के द्वारा, जो नई सरकार है, पुराने राज्यपालों को जो हटाने की प्रवृत्ति है वो नहीं होनी चाहिए। अगला, संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल के पद की एक गैर राजनीतिक पद के रूप में परिकल्पना की थी, जो केंद्र राज्य के मध्य समन्वय के लिए कड़ी के रूप में काम करेगा। एक जब हम ये क्वेश्चन मैं अलग से डील करवाऊंगी, जो ये क्वेश्चन नहीं था कि राज्यपाल का पद नियुक्त क्यों है, सॉरी, हाँ, मतलब जनता के द्वारा नियुक्त क्यों नहीं है, राष्ट्रपति क्यों नियुक्त कर रहे हैं उनको, तो वहां पे एक आधार ये भी आता है कि भाई क्यों, क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे, राज्यपाल के पद को एक गैर राजनीतिक पद बनाना चाहते थे, और ताकि ये केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय कर सके। यदि ये मैं आगे डिस्कस करूंगी, अभी के लिए इतना समझे कि गैर राजनीतिक पद बनाना चाहते थे। गैर राजनीतिक का मतलब क्या होता है कि जो राजनीतिक गतिविधियों से प्रेरित होकर काम ना करे, केंद्र राज्य के मध्य एक कड़ी के तौर पे काम करे, संबंधों को मजबूत बनाने का काम। ठीक है, परंतु इसे व्यवहारिक रूप प्रदान नहीं किया जा सका। इसके विपरीत इसका प्रयोग अपने चहेते लोगों यथा पूर्व नौकरशाहों एवं राजनीतिज्ञों को संरक्षण देने के लिए किया, लेकिन व्यवहार में ये रूप दिया ही नहीं गया इसको। भाई एक गैर राजनीतिक पद की परिकल्पना की गई थी ना राज्यपाल के पद के लिए, लेकिन राज्यपाल का पद गैर राजनीतिक नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि जो पूर्व नौकरशाह होते हैं या राजनीतिज्ञ होते हैं, उनको संरक्षण देने के लिए इसका प्रयोग किया गया। आप देखे होंगे कई सारे नौकरशाह राज्यपाल बना देती है सरकार, और क्या बनोगे भाई, राज्यपाल बना दो किसी स्टेट का, बात खत्म, हम आपके फेवर में काम करेंगे। और ऐसा पॉसिबल होता, मतलब ऐसा होता भी है, व्यवहारिक बात है, मतलब ऐसा नहीं है एक गवर्नमेंट करती है, हर गवर्नमेंट करती है। तो राज्यपाल का जो परिकल्पना थी कि भाई गैर राजनीतिक पद होगा, उसका प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि पूर्व, और बिल्कुल लिख सकते हो, ये बिल्कुल वैलिड बात है, पूर्व नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों को संरक्षण देने के लिए इस पद का प्रयोग किया गया। राज्यपाल के पद का प्रयोग राजनेताओं और नौकरशाहों की सेवानिवृत्ति के पश्चात पुरस्कार के रूप में किया जाता है, जो कि बहुत ही एक इस पद का दुरुपयोग हम कह सकते हैं कि भाई गलत चीज है, ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, या फिर जो राज्यपाल के पद की गरिमा है, जो इसके उद्देश्य थे उसके भी खिलाफ है।
जैसे अब राजमन्नार पे मैं बाद में आऊंगी, पहले मुझे ये बता दो, इन 3 स्लाइड में मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि नाम मात्र का पद है, कड़ी का काम करता है, 153 के तहत एक राज्यपाल होगा, 7वें संशोधन के द्वारा 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है, मतलब 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है एक राज्यपाल को। आर्टिकल 155 कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है, व्यवहारिक तौर पे कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं। और इन इस पद को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग आयोगों ने रिकमेंडेशंस दी है, जिसमें पुंछी आयोग ने ये कहा था कि भाई राजनीतिक फुटबॉल ना बनाया जाए राज्यपाल के पद को, बल्कि नियत कार्यकाल नियत किया जाना चाहिए और राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल के पद को गैर राजनीतिक पद के रूप में सुस्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, या फिर आप देखोगे, वर्तमान मत लिखना, आप देखोगे कि विभिन्न सरकारों के द्वारा पूर्व नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों को संरक्षण देने के लिए राज्यपाल के पद का प्रयोग किया गया और राज्यपाल का पद उनको पुरस्कार स्वरूप दिया जाता रहा है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? ये मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर वही सारी चीजें हैं। राज्यपाल का पद थोड़ा विवादित पद तो है, क्या बोल रहे हो, गैर राजनीतिक पद की परिकल्पना क्या बोल रहे हो पंछी आयोग द्वारा दी गई थी, बिल्कुल सही बात है। और केवल पुंछी आयोग नहीं, हमारे संविधान क्लियर है ना, ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं का भी एक आदर्श था कि भाई जो राज्यपाल का पद है ना वो गैर राजनीतिक होना चाहिए। जैसे अब आगे देखोगे, तमिलनाडु सरकार ने एक राजमन्नार समिति गठित की है, राजमन्नार समिति भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। इस अब जैसे देखो, आप बोलते हो ना मैं मेंस कैसे पीटी को कवर कराता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है राजमन्नार समिति का गठन किसने किया था, तो ध्यान रखना तमिलनाडु सरकार ने किया था। जब आप मेंस पढ़ लेते हो ना तो पीटी पास करने की संभावना बढ़ जाती है आपकी, क्योंकि आप बहुत कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ते हो, फिर वहां पे आप रटी रटाई चीजें नहीं, लॉजिक के आधार पे चीजों को कैलकुलेट करते हो, है ना। तो पहली बात, ये राजमन्नार समिति बनी, इसने क्या कहा, पहली बात तो इसने ये कही कि राजमन्नार के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। पहली इन्होंने रिकमेंडेशन दी, सुझाव दिए कि भाई आप जिस राज्य में, फॉर एग्जाम्पल भाई केंद्र यदि यूपी में राज्यपाल नियुक्त कर रहा है, मान लो हरियाणा में नियुक्त कर रहा है, तो हरियाणा के सीएम से क्या होना चाहिए, सुझाव लेने चाहिए, परामर्श करना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति को हम राज्यपाल बना रहे हैं, आप क्या कहते हैं, परामर्श तो लेना चाहिए। दूसरी बात क्या कही थी, यदि मुख्यमंत्री इस नियुक्ति से असहमत हो तो इस व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन थी, ताकि दोनों पद गरिमा के साथ काम करते रहे। भाई पहली बात तो आप राज्य मुख्यमंत्री की सलाह से मुख्यमंत्री से परामर्श लोगे, और यदि मुख्यमंत्री असहमत होते हैं तो आपको नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। उपर्युक्त दोनों सुझाव का केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग और पुंछी आयोग ने भी समर्थन किया था। आगे मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ इतना ध्यान रखना कि सरकारी आयोग बना केंद्र राज्य संबंधों पे और पुंछी आयोग बना, इन दोनों ने भी इस रिकमेंडेशन का समर्थन किया था कि भी भाई सही बात है, आप किसी राज्यपाल को जब नियुक्त कर रहे हो तो परामर्श लो, और यदि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ना नियुक्त हो उस व्यक्ति की तो नहीं, क्योंकि मान लो यदि आपने एक ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जो मुख्यमंत्री जिससे असहमत है, तो दोनों क्या मिलजुल के काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। भाई लोकतंत्र की के संरक्षण के लिए भी तो जरूरी है कि दोनों मिलजुल के काम कर पाए। अब आप वास्तविक प्रधान है जो राज्य का, उससे पूछ ही नहीं रहे हो, तो फिर ये तो गलत बात है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजमन्नार समिति हो, चाहे सरकारी आयोग हो, चाहे पुंछी आयोग हो, तीनों ने ये रिकमेंडेशन दी थी। हालांकि व्यवहार में इसका अनुपालन बहुत कम, शायद ही कभी किया गया हो, व्यवहार में अनुपालन नहीं होता। निर्वाचन, अब जैसे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये कुछ कुछ पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, भले ही आप जब नोट्स बनाते हो ना तो लिख दो, और नोट्स कैसे बनाने हैं पूरा मत लिखना, राजमन्नार समिति डैश यानी मुख्यमंत्री से परामर्श, और दूसरा मुख्यमंत्री असहमत ऑब्लिक मतलब बराबर, तो नियुक्ति नहीं, इस तरीके से नोट्स बनते हैं जिससे आप समझ सको। और साथ ही सरकारिया प्लस पुंछी दोनों भी सहमत इस सुझाव से। यानी कितना सेकंड लगा इस पूरे पेज का नोट्स बनाने, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नोट्स बन गए, जिससे आपको पॉइंट याद रहे बस कि हाँ जब कभी आप मेंस लिखो तो आप पुंछी आयोग का जिक्र कर सको, सरकारी आयोग का जिक्र कर सको, राजमन्नार समिति का जिक्र कर सको, ठीक है।
अगला जो टॉपिक मतलब मुद्दा है कि भाई निर्वाचन के स्थान पे राज्यपाल की नियुक्ति पद्धति को अपनाने का कारण, यानी हमने निर्वाचन क्यों नहीं अपनाया, राज्यपाल का निर्वाचन क्यों नहीं करवाया जनता के द्वारा, हमने नियुक्ति की पद्धति को क्यों अपना लिया। ये लगभग ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने राष्ट्रपति में पढ़ा था, याद आया, राष्ट्रपति में पढ़ा था कि हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष क्यों रखा है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं रखा प्रधानमंत्री की तरह। एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने राष्ट्रपति में भी देखा था। अभी हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं। संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल के विचार को त्याग दिया। संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति पद्धति को अपनाने का प्रावधान किया गया, यानी संविधान सभा में ही इस बात को नकार दिया था कि भाई एक निर्वाचित राज्यपाल का प्रोविजन नहीं करते हैं जो जनता के द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित हो, बल्कि हम ऐसे राज्यपाल का प्रोविजन करते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हो। ऐसा क्यों? इस तर्क के पीछे कुछ सुझाव थे। पहला, सरकार की संसदीय प्रणाली, पहला ही पॉइंट आपके दिमाग में, और ये वर्ड्स आने चाहिए, संसदीय प्रणाली। एग्जामिनर को लगेगा अच्छा इसको संसदीय प्रणाली की भी समझ है ना, यानी सरकार की संसदीय प्रणाली में लोकप्रिय निर्वाचित राज्यपाल प्रतिकूल भूमिका निभा सकता है। और सरकार की संसदीय प्रणाली में शासन के दो प्रधान होते हैं, एक वास्तविक एक नाम मात्र। यदि दोनों जनता के द्वारा निर्वाचित हुए तो फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ना, मेरी बात समझे। और इजी एक लाइन में यदि हम कहें तो भाई यदि निर्वाचित राज्यपाल होगा तो वो संसदीय प्रणाली में लोकप्रिय निर्वाचित राज्यपाल क्या कर सकता है, प्रतिकूल भूमिका निभा सकता है। दूसरा, यदि राज्यपाल का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है तो वह जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन जाएगा। भाई जनता ने उसे भी चुना है, जनता ने मुख्यमंत्री को भी चुना है, वह अपनी शक्तियों का प्रयोग वास्तविक प्रमुख की तरह करेगा, ना कि नाम मात्र प्रमुख की तरह। याद रखना, सत्ता के लिए क्या होता है, सत्ता के लिए लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। इतिहास को पढ़ लो, सत्ता के लिए बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, भाई भाइयों की हत्या कर देता है। सत्ता वैसा माध्यम है। यदि राज्य, और ये लिख मत देना, राज्यपाल में इसका कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए समझा रही हूँ, ठीक है। यानी यदि एक निर्वाचित राज्यपाल हुआ तो उसे लगेगा कि भाई मेरे को भी तो जनता ने चुना है, मैं नाम मात्र क्यों रहूं, मैं तो प्रमुख हूं क्योंकि जनता ने मुझे चुन के भेजा है। तो ये दोनों प्रोविजंस आपस में जुड़े हुए हैं, यानी एक तो संसदीय जो प्रणाली है उसके प्रतिकूल है। संसदीय प्रणाली में लोकप्रिय निर्वाचित राज्यपाल अगर बनेगा तो वो प्रतिकूल भूमिका निभा सकता है। दूसरा, यदि राज्यपाल को भी जनता द्वारा नियुक्त किया जाएगा तो वो वास्तविक प्रमुख की तरह काम करना चाहेगा, ना कि नाम मात्र प्रमुख की तरह। अगला, ऐसी स्थिति में राज्यपाल और प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित मंत्री परिषद में क्या होगी, प्रतिद्वंदिता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपस में जुड़े हुए हैं सारे। भाई यदि एक निर्वाचित राज्यपाल होगा और एक निर्वाचित मंत्री परिषद है तो दोनों के बीच में समन्वय नहीं होगा, प्रतिद्वंदिता होगी, क्योंकि दोनों को जनता ने चुन के भेजा है, दोनों वास्तविक प्रधान की तरह काम करेंगे। राज्यपाल सोचेगा मेरे से पूछ के सारे डिसीजन लिए जाए, मुख्यमंत्री कहेगा कि भाई मैं वास्तविक प्रमुख हूं। तो जो संसदीय प्रणाली का मेन वो है ना, एक विशेषता है कि भाई दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की एक वास्तविक, तो उसका आदर्श ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब उसकी संकल्पना ही खत्म हो जाएगी। समझ में आया। अगला, इस तरह की स्थिति राज्यपाल और मंत्री परिषद के, ये अगला मतलब जो पिछला टॉपिक था ना, प्रतिद्वंदिता उत्पन्न कर सकती है, जिससे सदस्य भी लोगों के द्वारा, जिसके सदस्य भी, मतलब ये वही बात है, सेम रिपीट हुआ है कि भाई दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता आ जाएगी क्योंकि दोनों जनता के द्वारा चुने हुए होंगे। दूसरी तरफ यदि राज्यपाल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के स्थान पर राज्य विधानमंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाए तो इस स्थिति में राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य प्रतिद्वंदिता की संभावना के अवसर ज्यादा नहीं होगी। भाई यदि निर्वाचित राज्यपाल नहीं है, मान लो एक ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती थी, देखो दो तरीके की, यदि निर्वाचित यहाँ पे अलग है और राष्ट्रपति का क्वेश्चन अलग था, इस विजन को समझो। निर्वाचित का मतलब देखो दो तरीके से निर्वाचन हो सकता है, एक तो जनता करे, जनता वाले निर्वाचन को सिरे से नकार दिया हमने। क्यों नकार दिया, संसदीय व्यवस्था के खिलाफ था, प्रतिद्वंदिता की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती। एक निर्वाचन क्या कर सकता है, ये विधानमंडल भी तो अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित कर सकता था राज्यपाल को, विधान जैसे राष्ट्रपति को करता है। भाई संसद और विधान सभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को नियुक्त करते हैं तो ज्यादा समस्या नहीं आती, क्योंकि जनता ने नहीं नियुक्त किया, सदस्यों ने नियुक्त किया, है ना। तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि राज्यपाल को विधानमंडल के सदस्य क्या करें, मिलकर नियुक्त निर्वाचित कर लें,
तो निर्वाचित के दो आधार होते हैं, ध्यान रख लेना। एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, मतलब प्रत्यक्ष का मतलब वो उसमें मत चले जाना आप कि भाई प्रत्यक्ष तो है ही नहीं भारत में, उसमें मत जाना। प्रत्यक्ष मतलब जिसमें जनता चुने। एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन जिसमें जनता ने नहीं चुना बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने चुन लिया। ठीक है, अब ऐसा हो सकता था, इसका कारण उसी विधानमंडल के मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अभी मैं बताऊंगी कि निर्वाचित राज्यपाल चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही परिस्थितियों में इसका केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों ही मामलों में राज्यपाल जनता का प्रतिनिधि है जो राज्य की जनता से अपने अधिकार प्राप्त करता है। मेरी बात समझ में आई? दोबारा समझाती हूँ, नहीं समझ में आई होगी, मुझे पता है। देखो, राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे काम करेगा। ये संकल्पना थी किसकी? संविधान निर्माताओं की। भाई केंद्र को मजबूत बनाना है, ज्यादा शक्तियां देनी है, राज्यपाल का पद केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे काम करेगा। दूसरी बात देखो, पहली चार आधारों पे तो इसने ये काट दिया कि जनता के द्वारा निर्वाचित क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये बात भी लिख दोगे ना, एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने क्या मतलब गजब कर दिया, यानी इसने केवल जनता के द्वारा निर्वाचित ही नहीं, इसका दिमाग यहाँ पे भी चला गया कि भाई निर्वाचित तो विधानमंडल के द्वारा भी तो हो सकता था। लेकिन यदि इसके द्वारा भी होता तो भले ही विवाद नहीं होता, भले ही विवाद कम होता, किस किस के बीच? राज्यपाल के बीच और मंत्री परिषद के बीच। लेकिन ये वाली अवधारणा भी जो संविधान निर्माताओं की सोच थी कि राज्यपाल क्या होगा? केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे काम करेगा, फिर वो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे काम नहीं करता। एक राज्यपाल को यदि विधानमंडल के लोगों ने चुन लिया आपस में से, तो वो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे काहे काम करेगा? इसलिए राज्यपाल को निर्वाचित प्रोसेस को नहीं अपनाया गया, ना तो प्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया और ना ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया, बल्कि नियुक्ति प्रोसेस को अपनाया गया। यानी राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे ताकि राज्यपाल संसदीय व्यवस्था का संरक्षण करने के साथ साथ क्या कर सके? केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर सके। मेरी बात समझे? ये दूसरा वाला पॉइंट समझे आप? एक बार मुझे बता दो, दिक्कत है तो वो भी बता दो, मैं क्लियर कर दूंगी। दो तरीके का, जैसे राष्ट्रपति है वैसे ही मैम राज्यपाल किस सदन का सदस्य होता है? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ध्यान रखना, राज्यपाल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। लेकिन हाँ, विधानमंडल मिलके बनता है, अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को, विधानमंडल में बताऊंगी, हालांकि किसी भी सदन का सदस्य। फिर से समझा दूं, समझा दूंगी मैम, लास्ट बता दूं, लास्ट वाला अभी बता देती हूँ। चलो पहले बता देती हूँ, फिर आऊंगी कमेंट सेक्शन में। देखो, दो तरीके का निर्वाचन होता है। हम राष्ट्रपति को यदि निर्वाचित बनाते तो दो तरीके के प्रोविजन कर सकते थे, ध्यान से सुनना। एक प्रोविजन तो ये कर सकते थे कि भाई जनता चुने राज्यपाल को, लेकिन ऐसे में क्या होता? संसदीय प्रणाली में जो लोकप्रिय स्थान है वो नहीं रह पाता, प्रतिद्वंदिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में, क्योंकि दोनों जनता के द्वारा चुने हैं, दोनों वास्तविक शक्ति का प्रयोग करना पसंद करते है ना। दूसरा तरीका होता निर्वाचन का कि विधानमंडल के सदस्य आपस में राज्यपाल को चुन ले, है ना, मिलके राज्यपाल को चुन ले, जैसे कि राष्ट्रपति को संसद चुनती है, ऐसे ही चुन ले, यानी निर्वाचित होता राज्यपाल। निर्वाचित में तो हमें ये भी बताना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि भाई ऐसी सिचुएशन में ये बात सही है कि विवाद होने की संभावना कम होती, जैसे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में विवाद होने की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को पता होता है कि मुझे जनता ने नहीं चुना है, मैं नाम मात्र का प्रतिनिधि हूँ, और प्रधानमंत्री को पता है कि मेरे को जनता ने चुना है, मैं वास्तविक प्रतिनिधि हूँ। तो ऐसे ही राज्य में भी होता, राज्यपाल को पता होता कि मेरे को विधानमंडल ने चुना है, इसलिए मैं नाम मात्र का हूँ, और मुख्यमंत्री को पता होता कि भाई मेरे को जनता ने चुना है, मैं तो वास्तविक प्रतिनिधि हूँ। विवाद की संभावना नहीं होती ऐसे में। लेकिन जो एक संकल्पना थी कि राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे काम करे, यदि हम राज्यपाल के पद को निर्वाचित बना देते, भले ही जनता के द्वारा या भले ही विधानमंडल के द्वारा, तो ये जो संकल्पना थी इसको हम पूरा नहीं कर पाते। यहाँ पे आपको जब ये आंसर आप लिखोगे ना कि हमने राज्यपाल की नियुक्ति निर्वाचन पद्धति के बजाय नियुक्ति प्रणाली क्यों अपनाई, तो दोनों आधार लिखने पड़ेंगे। यानी हमने जनता के द्वारा निर्वाचित व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई? क्योंकि ये कमियां हो सकती थी। हमने विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित होने की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई? हाँ, ये सही है कि इससे विवाद कम होता, लेकिन इससे ये कमी हो सकती थी कि फिर राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे काम नहीं कर पाता। अब मुझे ये बताओ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे हिसाब से अब हो गया होगा। लाइक प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है मनीषा।
बताओ फटाफट। बिल्कुल क्लियर। तो जब आप ये आंसर लिखोगे ना दोस्त, इसमें निर्वाचन का केवल एक आधार मत लिखना कि जनता द्वारा। आपको दूसरा आधार यदि लिख दिया तो एग्जामिनर प्रफुल्लित हो जाएगा। एग्जामिनर को लगेगा बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, बच्चे को पता है कि केवल जनता ही नहीं निर्वाचित करती, विधानमंडल भी तो निर्वाचित कर सकता था। लेकिन यदि विधानमंडल निर्वाचित करता तो भी जो संकल्पना है राज्यपाल के पद की कि भाई ये केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे काम करेगा, वैसे काम नहीं कर पाता। मैम राज्यपाल को रखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे संसदीय प्रणाली का संचालन, ये दोनों आधार आप मान सकते हो। संसदीय प्रणाली प्रिंशु, दो प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र एक वास्तविक। तो इस प्रणाली के संचालन के लिए भी राज्यपाल के पद की जरूरत थी, है ना यार। सैटरडे संडे मैं थोड़ा बिजी थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही थी, इसलिए मैं आंसर नहीं देख पाई। आज से फिर से रेगुलर मैं आंसर देखूंगी। लिखते रहो लिखते रहो। मैंने वैसे देखा था काफी सारे बच्चों ने लिख के भेजा हुआ है, मैं चेक नहीं कर पाई, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैं आज शाम में मतलब लगभग 1 घंटा दूंगी आप लोगों के आंसर को। 1 घंटा मैंने फिक्स कर रखा है, रात में 12 से 1 बजे के आसपास। चलो अब आते हैं आगे। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, लिख लोगे अब अगला है केंद्र में सत्ता के परिवर्तन के कारण। जैसे एक मुद्दा ये भी आता है कि भाई जैसे जैसे ही केंद्र में सत्ता परिवर्तित होती है, वैसे ही राज्यपाल को पद मुक्ति से, राज्यपाल की पद मुक्ति से संबंधित कि पद से मुक्त कर दो, हटा दो, दूसरा राज्यपाल बना दो। उत्पन्न विवाद संवैधानिक क्या प्रावधान है इसके संदर्भ में? जैसे भी कोई मैंने बताया, जैसे ही सरकार आई वो चाहती है कि भाई मेरे राज्यपाल हो, है ना, दूसरे राज्यपाल जो पहली सरकार ने बनाए थे वो जाए यहाँ से टाटा बाय बाय कहते हुए। इसके लिए ये क्या प्रोविजन है बेसिकली? देखो अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये दोनों चीजें हैं कि भाई 5 वर्ष कार्यकाल होगा और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यहाँ प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि वह अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा से ही पदासीन रह सकता है। पद भाई प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है कि जिस दिन राष्ट्रपति चाहेंगे उसको पद से हटा देंगे। ये प्रोविजन किया है हमारे संविधान में। तो विवाद का कारण क्या है? देखो, राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत सिद्धांत का वास्तविक प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर किया जाता है। आपको पता है कि भाई राष्ट्रपति सैद्धांतिक तौर पे तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लेकिन व्यवहारिक तौर पे तो केंद्रीय सरकार के प्रसाद पर्यंत है राज्यपाल। व्यवहारिक की बात यदि करें, क्योंकि केंद्र सरकार यदि राष्ट्रपति को कहेगी तो राष्ट्रपति हटा देंगे राज्यपाल को, जो राज्यपाल की पद मुक्ति से संबंधित विवाद के लिए उत्तरदायी कारण है। यानी ये विवाद क्यों है? राज्यपाल को पद से हटाने के संबंध में विवाद, पद से हटाने के संबंध में विवाद क्यों है? तो विवाद इसलिए है क्योंकि इसका वास्तविक प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल कर रही है। और इसमें होता क्या है? केंद्र में गठित नई सरकार अपनी पहले वाली सरकार के द्वारा जो नियुक्त राज्यपाल हैं उन पर या तो त्याग पत्र देने के लिए दबाव बनाती है कि भाई त्याग पत्र दे दो, या उन्हें राष्ट्रपति के माध्यम से बर्खास्त कर देती है। इस कार्यवाही के लिए कुछ स्वार्थ उत्तरदायी होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इसके लिए क्या 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 कारण उत्तरदायी हैं और इसके लिए संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। तो उत्तरदायी कारण क्या है? जो पहली सरकार आई, पहले वाले राज्यपाल हटा दिए, तो इसके पीछे कुछ निहित स्वार्थ काम कर रहे होते हैं। पहला, कोई भी सरकार अपने दल के या कृपा पात्र लोगों को, विशेषकर पहले वाले पूर्व नौकरशाहों या राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद के रूप में पुरस्कृत करना चाहती है। कोई भी सरकार आई, भाई उसके कुछ प्यारे लोग होते हैं जिन्होंने अपने पद के कर्तव्यों के दौरान क्या किया था, सरकार के संबंध में कुछ बढ़िया बढ़िया काम करे थे, सरकार उनसे खुश है। अब सरकार को उनको पुरस्कृत करना है, तो ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने का मौका क्या होता है? अपने कृपा पात्र लोगों को क्या बना दो, राज्यपाल बना दो। तो पहला आधार तो यही होता है कि प्रत्येक दल का, यानी हर सरकार, या हम कह सकते हैं अपने दल या कृपा पात्र लोगों, विशेषकर पूर्व नौकरशाहों या राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद के तौर पर पुरस्कृत किया जा सके, पहला आधार। दूसरा, साथ ही जब राज्य में केंद्र के विपरीत अर्थात विपक्षी दल की सरकार हो तो उन्हें अस्थिर किया जा सके। बड़ी सिंपल सी बात है। यदि इस राज्य में सरकार है ए और केंद्र में सरकार है बी, हम किसी सरकार का नाम क्यों लें,
तो ये बी जो केंद्र वाली सरकार है ना, ये चाहेगी कि इस ए राज्य में ना मेरा राज्यपाल, मेरे द्वारा नियुक्त राज्यपाल हो और ये राज्यपाल फिर मेरे हिसाब से काम कर सके। यानी कहीं न कहीं सरकार को अस्थिर करने में भी यूज़ कर सकते हैं राज्यपाल को, किया भी जाता है। जैसे आपने देखा उत्तराखंड वगैरह का एग्ज़ाम्पल, भई क्या किया? राज्यपाल ने अविश्वास प्रस्ताव को वैलिड मान लिया, सरकार हट गई। अब देखोगे नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट का एग्ज़ाम्पल आया था, अभी मैं करवाऊँगी सारे एग्ज़ाम्पल। तो ऐसे में सरकार को अस्थिर करने के लिए इस कृपा पात्र राज्यपाल का प्रयोग किया जा सकता है सरकार के द्वारा। दूसरा राजनीतिक स्वार्थ। तीसरा आप देख सकते हो कि संवैधानिक रूप से भी ये उल्लिखित नहीं है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भई भले ही संवैधानिक तौर पे उल्लिखित नहीं है कि कैसे हटाया जाएगा। केवल ये लिखा है संविधान में 5 वर्ष कार्यकाल होगा और प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। ठीक है जी, ये नहीं लिखा कि कैसे हटाया जाएगा। लेकिन राज्यपाल को भ्रष्टाचार या संविधान के अतिक्रमण के आधार पे ही हटाया जाना चाहिए, किंतु व्यवहार में केंद्र की किसी भी सरकार द्वारा शायद ही इसका अनुपालन किया गया हो। ये कैसे निकला? अलग-अलग निर्णय, अलग-अलग एक सहमति बनती है ना कि भई एक बात बताओ, भई डिस्कशन तो होता है ना संविधान के प्रोविज़न पे कि भई जो राज्यपाल का पद है वो 5 वर्ष के लिए है और प्रसाद पर्यंत है। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि 5 वर्ष तक काम करेगा राज्यपाल। लेकिन यदि राज्यपाल भ्रष्टाचार जैसे मामलों में लिप्त हो जाए या फिर संविधान का अतिक्रमण कर दे, तो ही हम उसको 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति हटा देंगे। लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया जाता। जब भी सरकार चेंज होती है और किसी राज्य में दूसरी सरकार है, तो केंद्र सरकार क्या करती है? बिना किसी आधार के राज्यपाल को हटा देती है, हटवा सकती है, क्योंकि प्रोविज़न है। लेकिन जो एक मान्य प्रोविज़न होना चाहिए कि हटना कब चाहिए राज्यपाल को, जब कुछ गलत किया हो। ये तो फिर आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए हटा रहे हो सीधे-सीधे। जैसे एक बार ये पढ़ा दूँ उसके बाद पूरा रिवाइज़ कराऊँगी। जैसे 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने ना एक निर्णय दिया था। इन निर्णयों का प्रयोग आपको अपनी आंसर राइटिंग में करना है। क्या निर्णय दिया था? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय खंडपीठ ने निर्णय दिया कि राज्यपाल को केवल इस आधार पर त्याग पत्र देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता या नहीं हटाया जा सकता कि राज्यपाल की विचारधारा और नीतियां केंद्र में सत्तारूढ़ की विचारधारा के साथ समानता नहीं रखती। यानी केवल इन आधारों पे नहीं हटाया जा सकता कि भाई राज्यपाल की विचारधारा अलग है और केंद्र की विचारधारा अलग है। दूसरा, इस आधार पर भी नहीं हटाया जा सकता कि केंद्र सरकार का अब संबंधित राज्यपाल में इस आधार पे भी नहीं हटाया जा सकता कि भाई केंद्र सरकार का राज्यपाल में विश्वास ही नहीं रह गया कि ये राज्यपाल हमारे हिसाब से काम करेगा कि नहीं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को हटाने से पूर्व उसको हटाने से संबंधित तथ्यों और कारणों को स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को बताना होगा। यानी राष्ट्रपति जब किसी राज्यपाल को हटा रहे हैं ना, तो बताना पड़ेगा कि हम क्यों हटा रहे हैं। ये अगर ये कह दे राष्ट्रपति कि भाई ये पार्टी से मैच नहीं करता इसलिए हटा रहे हैं, तो फिर वो तो कह ही नहीं सकते। लेकिन ये डिसीजन दिया था 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जब भी राष्ट्रपति राज्यपाल को हटाएंगे तो कारण बताना पड़ेगा। वर्ष 2010 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद, हालांकि 2010 में निर्णय आ गया, उसके बावजूद यह देखा गया कि केंद्र में गठित वर्तमान सरकार और इसकी पूर्ववर्ती सरकारों ने भी, मतलब मैक्सिमम जितनी भी सरकारें हैं, हर सरकार ये करती है, कोई भी सरकार दूध की धूली नहीं है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए इस पद का दुरुपयोग किया है। बिल्कुल क्लियर लिख सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है कि मैम लिख सकते हैं कि बिल्कुल हुआ है, तो फिर वो आप लिख सकते हो। और 2010 का निर्णय भी आपको याद रखना है। अर्हताओं पे बाद में आएँगे। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों से। एक क्वेश्चन तो सीधे-सीधे ये बन सकता है कि निर्वाचन के स्थान पे आज का क्वेश्चन लिखो, आज का क्वेश्चन लिखो। वो कौन से कारण थे राज्यपाल के, ये बताओ संसदीय प्रणाली में राज्यपाल के पद का क्या महत्व है? संसदीय प्रणाली में राज्यपाल के पद का क्या महत्व है? वो कौन से कारण थे? वो कौन से कारण थे जिनके आधार पे एक निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पे नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था की गई? संसदीय शासन प्रणाली में राज्यपाल के पद का क्या महत्व है? वो कौन से कारण थे जिनके आधार पे एक निर्वाचित राज्यपाल के बजाय एक नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था की गई? बता दोगे? यानी इसको, इसका स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क कैसे बनेगा इसका? सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई संसदीय प्रणाली में क्या होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है, इसमें एक नाम मात्र का होता है, एक वास्तविक होता है। तो संसदीय प्रणाली में जो राज्यपाल हैं
वो नाम राज्य में नाम मात्र के प्रमुख होते हैं और साथ ही साथ वो केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। ज्यादा नहीं जाना है इसमें, मतलब इसमें थोड़ा सा बस एक भूमिका की तरह बता देना है ना, जो भी आपने पढ़ा है। उसके बाद निर्वाचन के स्थान पे नियुक्ति पद्धति को अपनाने के क्या कारण है? तो निर्वाचन दो तरीके का हो सकता है। भाई एक जनता के द्वारा निर्वाचन क्यों नहीं अपनाया? तो उसके पीछे ये 4-5 पॉइंट। और विधानमंडल के द्वारा निर्वाचन क्यों नहीं अपनाया? भाई भले ही उसमें विवाद कम होता, लेकिन फिर केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे राज्यपाल बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता। तो निष्कर्षतः हम लिखेंगे, अतः हमारे संविधान निर्माताओं ने ये वाली जो बात थी ना, संविधान निर्माताओं की एक बात ये वाला, हमारे जो संविधान निर्माता एक गैर राजनीतिक पद के रूप में राज्यपाल की परिकल्पना करते थे, और यदि राज्यपाल का किसी भी तरीके से निर्वाचन होता तो वो एक राजनीतिक पद की तरह काम करता। अतः राज्यपाल के पद को निर्वाचित की बजाय नियुक्त पद के तौर पे स्थापित किया। सिर्फ इतना लिखना है, लिख दोगे? बता दो। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि भाई केंद्र में सत्ता परिवर्तन के कारण, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, केंद्र में सत्ता परिवर्तन के कारण राज्यपालों का जो ट्रांसफर होता है ना, सीधा सीधा लिख लो एक क्वेश्चन। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के कारण राज्यपालों के ट्रांसफर को हिंदी में क्या कहते हैं? हमारा भी होने वाला है अभी। ट्रांसफर को हिंदी में क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं? कौन बताएगा मुझे? एकदम दिमाग से स्किप हो रहा है वर्ड। कौन कहता है, मतलब कौन बताएगा? तबादला। स्थानांतरण, स्थानांतरण, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये लिखो कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन के कारण राज्यपाल की पद मुक्ति, तबादला भी किया जाता है राज्यपालों को तो हटा दिया जाता है ना, घर पे भेज दिया जाता है, तबादला कर दे तो भी बढ़िया है। यहाँ पे आप लिखो केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राज्यपालों की पद मुक्ति का क्या कारण है? केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राज्यपालों की पद मुक्ति का क्या कारण है? इस विवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। इस विवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। लिख लिया? अब बात करते हैं आगे। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो मुझे, फटाफट बता दो। रिपीट कर दूं यार? किसी ने लिखा हो तो बता देना यार, किसी ने लिखा है? क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, बहुत स्लो लिखते हो है ना। क्या था क्वेश्चन? मेरे को भी नहीं याद है यार, मैंने भी। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के कारण राज्यपाल की पदमुक्ति के क्या कारण है? सिंपल, पदमुक्ति के क्या कारण है, और इससे संबंधित जो उत्पन्न विवाद हैं उनके संवैधानिक प्रावधानों को भी बताइए। लिख लोगे? यानी क्या क्या कारण है वो बता दिया, उसके बाद संवैधानिक विवाद क्या है, तो भाई संवैधानिक विवाद का सबसे प्रमुख कारण है संवैधानिक प्रावधान कि भाई 5 वर्ष कार्यकाल है लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। लेकिन फिर हम बताएंगे अलग अलग निर्णयों के माध्यम से ये स्पष्ट हुआ कि भाई राज्यपाल को आप तभी हटाओगे जब भ्रष्टाचार या संविधान का अतिक्रमण किया हो, लेकिन इसका व्यवहार में पालन नहीं किया जाता। जैसे ही सरकारें आती हैं, दूसरे जो सरकारों में नियुक्त किए गए राज्यपाल हैं उनको पदमुक्त करती हैं, या तो त्याग पत्र के माध्यम से या राष्ट्रपति उनको हटा देते हैं। और साथ ही फिर आप ये बताओगे ये वाली बात 2010 वाला, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 में निर्णय दिया था कि केवल आप इन्हीं आधारों पे नहीं हटा सकते, लेकिन इसका पालन नहीं हो पाया है और वर्तमान में भी ये समस्या बड़े स्तर पे बनी हुई है। ठीक है, अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते राज्यपालों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो वर्तमान समय में भी चली हुई। ठीक है, कर दिया? ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फॉर्मेट भी बता दिया मोटा मोटा। इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। जैसे राज्यपाल है तो अब ये तो इसमें अब टाइम देने का मतलब है, यहाँ पे फटाफट निकलेंगे, जहाँ पे एनालिसिस करना है वहां पे हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे इसमें क्या है, 157 प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को राज्यपाल के 2 अहर्ताएं होनी चाहिए, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, और एक 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राज्यपाल के पद हेतु संविधान में निम्नलिखित अनिवार्य शर्तें 158 में है कि जैसे और भी कुछ बातें हैं। पहली बात तो भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए, ना ही राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। राज्यपाल को लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। राज्यपाल बिना किराए का भुगतान किए अपने शासकीय आवासों
और क्या करता है, भत्तों और विशेष अधिकारों का प्रयोग करता है। बढ़िया सा बंगला होता है राज्यपाल का, है ना, बहुत ही शानदार बंगलो होता है हर एक स्टेट में राज्यपाल का। तो ध्यान रख लेना, वो बिना किराया दिए उस आवास में रहेगा। कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों को कम नहीं किया जाएगा। यदि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से, मान लो एक ही व्यक्ति है ये, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल, हम किसी महिला को बनाते हैं ना राज्यपाल, ठीक है? बड़े-बड़े बाल हैं, ठीक है? तो इस महिला को यदि मतलब किसी राज्य एक एक राज्यपाल यदि 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल है, तो फिर कैसे होगा? तो इसकी जो परिलब्धियाँ हैं, भत्ते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दिए जाएँगे। यानी राष्ट्रपति जो निर्धारित मानक करेंगे, ये राज्य मिलके देंगे। यानी यदि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो फिर दोनों राज्य मिलके भत्ते देंगे, उन मानकों के अनुसार जो मानक राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। ठीक है? मिल-जुल के भत्ते दे देंगे, बात खत्म। फिर संबंधित राज्य के फिर ये फैक्चुअल बातें हैं कि भई उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राज्यपाल को दिलाएँगे शपथ। संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यदि अनुपस्थित है, यानी उपस्थित नहीं है, तो न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, वो क्या करते हैं, वो शपथ दिलाते हैं। ये तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं, इसलिए जल्दी-जल्दी निकल रही हूँ। ये हम सारा पीटी में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ये वो पदमुक्ति थी, वो अलग थी। स्थानांतरित ये है, यानी तबादला जो होता है ना, वो कौन करेंगे, राज्यपाल का, राष्ट्रपति करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। मान लो जैसे यदि तमिलनाडु का राज्यपाल है, उसे यूपी का बना दिया, यूपी वाले को महाराष्ट्र का बना दिया, तो ये स्थानांतरण कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। वह कभी भी, और यदि भाई राज्यपाल का मोह भंग हो गया, अपने पद से हटना चाहता है राज्यपाल, तो राज्यपाल जी राष्ट्रपति को क्या करेंगे, त्याग पत्र दे सकते हैं, है ना। तो त्याग पत्र देके पद मुक्त हो सकते हैं। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं होती है, आपको पता है। राज्यपाल को हटाने की जो प्रोसेस होती है, उसमें विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करते नहीं। सारा काम राष्ट्रपति का होता है हटाने का, राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये जो 2-3 पेज मैंने आपको बताए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फैक्चुअल चीज़ें देख लेना। ये वाली सारी चीज़ें हमें पीटी में बहुत अच्छे से पढ़नी होती है। शपथ कौन दिलाता है, वो नहीं होता है, तो मेंस में इन सब की ज़रूरत नहीं होती, है ना? तो यही डिफरेंस होता है पीटी और मेंस पढ़ने का। अब जैसे अब हम आते हैं इसकी शक्तियों पे, सीधा-सीधा यहाँ से अलग-अलग शक्तियों को देखेंगे। कुछ-कुछ शक्तियों पे बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे भई इनकी शक्तियाँ तो कार्यकारी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, क्षमादान की शक्तियाँ हैं। यदि हम सबसे पहले कार्यकारी शक्तियों की बात करें, तो इसमें क्या-क्या होगा? सेम अब राष्ट्रपति को तुलना कर करके पढ़ेंगे। जैसे 154 में वर्णित किया गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। आर्टिकल 53 में क्या लिखा था? राष्ट्र की या सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। सेम है, तो सेम कार्यकारी शक्ति है 154 में। वही राज्य की समस्त कार्य, मतलब मान लो यूपी जो राज्य है, उसकी समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेंगे, कुछ विवेकाधिकार शक्तियां होती हैं, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों में राष्ट्रपति में मैंने आपको स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका भी बता दी थी, है ना? तो समझ गए। दूसरा, पहली कार्यपालिका शक्ति। दूसरी, किसी राज्य के सभी औपचारिक कर्म कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। वह उसके नाम से जारी किए गए आदेश और अन्य प्रपत्र के प्रमाणिक होने के संबंध में नियम बना सकता है। सेम टू सेम बातें हैं। राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य किए जाते थे और राज्य में सारे काम राज्यपाल के नाम से होते हैं और राज्यपाल उनके संबंध में नियम बना सकते हैं। दूसरी कार्यकारी शक्ति। तीसरी, राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य अधीनस्थ मंत्रियों और राज्य के महाधिवक्ता इत्यादि की नियुक्ति करते हैं। मंत्री तथा महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। सेम जाओ राष्ट्रपति में, तुलनात्मक अध्ययन। इसलिए मैं राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल लेके आई हूँ, ताकि आप एक कंपैरिजन कर सको दोनों में। सेम टू सेम है। वहां पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहे थे, यहाँ पे राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री के कहने पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इतनी बात समझ में आई। और जितने भी मंत्री होते हैं, वो सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।
जैसा कि हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ा था कि सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। पीटी में भी यहाँ से डीप क्वेश्चन बन सकता है, सीधा सीधा दे देगा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो मंत्री होते हैं वो राज्य के जो मंत्री होते हैं वो सॉरी मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये सही होगा कि गलत होगा जो मैंने बोला? थोड़ा नींद से जगाने के लिए, बोर हो जाते हो ना मेरी क्लास में आप लोग, है ना? नींद बहुत आने, बोर हो जाते हो क्या? नींद तो नहीं आ रही किसी भी बच्चे को? फुल कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल गलत बात है। क्या गलत बात है? कि जो मंत्री होंगे वो सीएम के प्रति प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, पढ़ने में अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। अच्छा लगना भी चाहिए, है ना? वरना फिर मेरा कोई फायदा नहीं है। यदि पढ़ने में अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आई चीजें, फिर मास्टर का कोई फायदा नहीं होता। एनीवे, तीनों कार्यकारी, कुछ भी दिक्कत आई, सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित ये राज्यपाल में निहित होंगी राज्य की, वो स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से काम करेंगे। सारे कार्य, औपचारिक कार्य राज्यपाल के नाम से कहे जाएंगे, वो नियम बनाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, अन्य मंत्री जो है प्रसाद पर्यंत धारण पद धारण करेंगे। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राज्यपाल और क्या करते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग को नियुक्त करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायतों और नगर पालिकाओं के इलेक्शन करवाता है, वो वाला राज्य निर्वाचन आयोग है ना? तो राज्य निर्वाचन आयोग को नियुक्त करते हैं। उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, कार्य अवधि वगैरह निर्धारित करते हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया, हालांकि वो एक अलग बात है कि उनको हटाते नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। वो तो फिर पीटी का फैक्ट है, वो हम पढ़ेंगे। कार्यकारी कार्य में आपने देखा कि राज्यपाल और क्या करेंगे, तो जी भाई राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है ना, उसको नियुक्त करते हैं, उसकी शर्तें और कार्य अवधि वगैरह तय करते हैं। और क्या करेंगे? वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, सदस्यों को नियुक्त करते हैं। उन्हें हटाने, वो फिर अलग बात है, उनको हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन नियुक्त तो राज्यपाल कर रहे हैं ना, तो कार्यकारी काम हो गया। अगला, वह मुख्यमंत्री से राज्य के किसी भी प्रशासनिक मसले या विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो मुख्यमंत्री को कह सकते हैं कि भाई किसी भी प्रशासन या विधायी से संबंधित कोई भी जो बात है, कोई प्रस्ताव है, उसकी जानकारी मांग सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है, थोड़ा बता दो हमको भी। समझ रहे हो? तो आर्टिकल 167, जो आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति की शक्तियां थी ना, प्रधानमंत्री के कर्तव्य थे, वो यहाँ पे 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य होते हैं कि राज्यपाल यदि ऐसी कोई जानकारी मांगता है तो वो जानकारी देनी है, नहीं भी मांगता है तो उनको जानकारी देनी है। वो डिटेल में पीटी के फैक्ट है। ये इसलिए ये डिफरेंस है पीटी और मेंस में। कई बच्चों को ये लगता है कि मैम पीटी पढ़ लिया तो मेंस भी पढ़ लिया। मेंस में हमें बहुत अलग तरीके से चीजों को पढ़ना होता है और पीटी में हमें अलग तरीके से पढ़ना होता है। पीटी में हमें फैक्चुअल चीजों को देखना होता है, जो हालांकि कंसेप्ट से जुड़ी हुई होती है, लेकिन उसका ज्यादा रोल होता है ना? यहाँ पे हमें बस कार्यकारी कार्य पता होने चाहिए राज्यपाल के। कभी पूछ ले, स्टैटिक क्वेश्चन कभी पूछ ले, तो हमें ये पता होना चाहिए भाई कार्यकारी कार्यों में क्या क्या आएंगे, ये पता होना चाहिए, है ना? तो जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो सारी कार्यकारी कार्य में आएंगे। फिर प्रशासनिक मामलों की जानकारी मांग सकते हैं। 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकते हैं। तो ये भी तो इनका एक कार्यकारी कार्य हुआ ना, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। वह राज्य के जो जितने भी राज्य की यूनिवर्सिटीज हैं उनके कुलाधिपति होते हैं तथा वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। वाइस चांसलर होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, तो उन कुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो कार्यकारी शक्तियां यदि आपसे पूछे तो आप बता दोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कार्यकारी शक्तियां क्या, तो सारी कार्यपालिका शक्तियां इनके नाम से इनमें निहित होती हैं। सारे कार्यकारी कार्य इनके नाम से, ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, मंत्री इनके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ये महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेंगे, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों इत्यादि की जानकारी मांग सकते हैं, 356 की सिफारिश कर सकते हैं। और जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं और विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते हैं, चांसलर होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। तो मुझे ये बता दो, कार्यकारी कार्य बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए और हमें अपना मेंस ऐसे ही करना है। और मैं जो रिवीजन का टाइम दे रही हूँ ना, जो बच्चे देखो, जिस बच्चे ने
इन 2 दिन का टाइम मैं बार बार फोकस कर रही हूँ रिवीजन पे। मुझे कल को ये मत बोल देना कि मैम आपने हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया, मैम आपने मेहनत नहीं की हमारे साथ। आपको पता भी नहीं होगा कि मैं मेरा दिन कैसे निकल जाता है ना, मुझे पता भी नहीं लगता है। आपके नोट्स बनाने होते हैं, मुझे प्लान बनाने होते हैं कि मैं और क्या अच्छा करूँ, और क्या बच्चों को अच्छा बता दूँ, और किस तरीके से हम आगे बढ़ें, ताकि एक रिजल्ट हम दे सकें, है ना? तो अगर आपने फिर मेरे को कहा, तो फिर कहते रहना, सारी ज़िंदगी कोसते रहना किसी को। लेकिन जिस बच्चे ने 2 दिन का समय यूटिलाइज़ किया होगा, उस बच्चे को आभास अंदर से खुशी होगी, हाँ, मैंने रिवाइज़ किया है पिछली चीज़ों को। और जिस बच्चे ने नहीं किया, वो फिर भूलेंगे, सब भूलेंगे। अब जैसे कार्यकारी कार्य हैं, 6 कार्यकारी कार्य। आपसे राष्ट्रपति के पूछ ले, राज्यपाल के पूछ ले, दोनों की कंपैरिज़न थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होता है कि भई वो केंद्र के लेवल पे काम कर रहे हैं, ये राज्य के लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन कार्यकारी शक्तियाँ तो लगभग समान हैं। 356 को हटा दे तो कुलपति वाले टॉपिक को हटा दे तो बिल्कुल क्लियर हुआ। मैम अगर एक राज्यपाल 2 राज्य का प्रशासन चलाता है तो वेतन डबल डबल नहीं मिलेगा शिवानी, मैंने बताया ना, डबल नहीं मिलेगा। इसीलिए तो मैंने बताया था दोस्त, राष्ट्रपति मानदंड तय करेंगे और उसके आधार पे, उन मानदंडों के आधार पे दोनों राज्य मिलजुल के वेतन देंगे। मतलब दोनों राज्य मिल के वेतन देंगे, डबल नहीं होएगा। वो फिर मानदंड राज्य राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं कि भाई कितना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, और जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा दोनों राज्य मिल बांट के देंगे। ठीक है, ये पीटी का फैक्ट है, मेंस में कभी काम नहीं आएगा। सिलेक्शन तो होना है अगर मेहनत करते रहो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी कार्यकारी शक्तियां, मैं मुझे अध्यादेश क्यों मैम मुझे अध्यादेश क्यों लाया जाता है, ये बात समझ नहीं आई थी। प्रिंशु, आज मैं जब राज्यपाल का अध्यादेश बता दूंगी ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस बात को समझ समझ जाओ अभी। वैसे अध्यादेश इसलिए लाया जाता है, पहली ही लाइन में बताया था, मान लो संसद का सत्र चल रहा है, नहीं चल रहा है, और किसी कानून की जरूरत आन पड़ी देश के सामने कि भाई कानून बनाना जरूरी है इस विषय पे, तो फिर ऐसे में अध्यादेश की व्यवस्था की गई थी, राष्ट्रपति के लिए 123 के तहत और राज्यपाल के लिए 213 के तहत। जब सत्र ना चल रहा हो, जब सत्र चल रहा हो तो संसद बना देगी कानून। भाई संसद का सत्र ना भी चल रहा हो तो भी कानून बनाने की जरूरत है, तो अध्यादेश की व्यवस्था होती है। प्रिंशु, आज जब हम राज्यपाल के अध्यादेश पढ़ेंगे उस समय आप मुझे जरूर बताना समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं हम आगे बढ़े विधायी शक्तियों पे। जैसे देखो, विधायी शक्तियों में क्या क्या होगा भाई, कार्यकारी शक्तियां बिल्कुल टिप्स पे हो गई। विधायी शक्तियों में पहली बात तो राज्य का राज्यपाल विधान के सत्र को आहूत कर सकता है, बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है। विघटित करने का काम इसका नहीं होता है। विघटित कौन करता है? विघटित तो अध्यक्ष करता है, ध्यान रखो। ठीक है, नहीं नहीं, सत्र नहीं, विधानसभा को, ये बिल्कुल सही है भाई, विधानसभा को तो विघटित कर ही सकता है ना राज्यपाल, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सत्र की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सत्र को विघटित करने का काम करेगा अध्यक्ष की। आपको पता है ना, ये मैं पीटी में पढ़ाती हूँ। मान लो ये एक सत्र है, ये सत्र बुलाया किसने? राज्यपाल ने। सत्र समाप्त किसने किया? राज्यपाल ने। सत्र बीच में यदि विघटित करना है, कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। तो ये तो है सत्र की बात, लेकिन यहाँ पे विधानसभा की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही है। राज्य का राज्यपाल विधान के सत्र को आहूत कर सकते हैं, यानी बुला सकते हैं, सत्र की समाप्ति कर सकते हैं, और विधानसभा को विघटित कर सकते हैं। कब करेंगे? जब विधानसभा में विश्वास ना रहे, है ना, सरकार का। तो बहुत सारी कंडीशंस होती है, विधानसभा को विघटित कर सकते हैं। विधानमंडल वाले टॉपिक में और क्लियर हो जाएगा। इतनी बात विधायी शक्ति। दूसरा, राज्य विधानमंडल में किसी विधेयक के पारित होने के पश्चात वह राज्यपाल के समक्ष लाया जाता है। इस स्थिति में अब विधेयक के संबंध में क्या क्या विकल्प है? एक क्वेश्चन बना था मेंस में, अभी मैं बताया था आपको, तो सीधा यही, क्या क्या ऑप्शन होते हैं राज्यपाल के पास? राष्ट्रपति से एक ऑप्शन अतिरिक्त होता है राज्यपाल के पास। जैसे भाई कोई भी, पहली विधायी शक्ति देख ली कि भाई विधायिका का सत्र आहूत करेंगे, सत्रावसान करेंगे, विधायिका को विघटित कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास तीन चार चार ऑप्शन होते हैं। पहली बात, विधेयक को स्वीकार कर लेंगे, विधेयक पे अनुमति रोक लेंगे, विधेयक को यदि धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, और विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेंगे। विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेंगे। यदि किसी विधेयक में राज्य के उच्च न्यायालय, ये ध्यान रखना, ये फिर पीटी का फैक्ट है, मेंस में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ये बिल्कुल भी, लेकिन ये ध्यान रखना कि यदि किसी विधेयक में राज्य के हाई कोर्ट को प्रदत्त शक्तियों को कम करने संबंधित प्रावधान है, तो राज्यपाल को उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए बाध्य होता है रखने के लिए। मान लो कोई ऐसा विधेयक कोई राज्य की विधानसभा ला रही है जिस विधेयक में
हाई कोर्ट की शक्तियों को कम किया जा रहा है या सीमित किया जा रहा है, तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होता है राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखना। मतलब ऐसे विधेयक को तो राज्यपाल को रिजर्व रखना ही रखना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए, जिस विधेयक में हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने से संबंधित प्रोविजन हो रहे हैं। बाकी राज्यपाल की स्वेच्छा पे है, वो रिजर्व रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें तो बाध्यकारी होते हैं राज्यपाल रिजर्व रखने के लिए। ये पीटी का फैक्ट है, मेंस में काम नहीं आएगा। यदि विधेयक अधिकारातीत प्रतीत होते हैं, यानी संवैधानिक उपबंध हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, व्यापक हित इत्यादि के विरुद्ध हो, तो राष्ट्रीय महत्व का हो या संविधान के 31 की संपत्ति, तो ऐसे राज्यपाल को सुरक्षित रख सकता है। दूसरे मामलों में राज्यपाल के सविवेक पे निर्भर होता है कि भाई वो रिजर्व रखे या नहीं रखे। मेरी बात समझे? यानी कोई विधेयक राज्यपाल के पास गया तो 4 ऑप्शन होंगे, स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं, धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकते हैं। यहाँ पे फिर हमने 2 कंडीशन पढ़ी कि देखो भाई, यदि हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने संबंधित विधेयक है ना, तो उसको तो राज्यपाल को रिजर्व रखना ही रखना पड़ेगा, यानी बाध्यकारी होते हैं रिजर्व रखने के लिए। लेकिन जो दूसरी शक्तियां हैं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, देश के व्यापक हित इत्यादि, कर के विरुद्ध कोई कानून है या कोई भी अन्य कानून है, उस पे भी रिजर्व रख सकते हैं। बाध्यकारी नहीं है, लेकिन रिजर्व रख सकते हैं। राज्यपाल की राष्ट्रपति हेतु विचार विधेयक को आरक्षित रखने की शक्ति किसी न्यायालय में, यानी राज्यपाल की जो ये शक्ति है आर्टिकल 200 के तहत, जिसके तहत वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखते हैं विधेयक, उसको किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। और ये जो रिजर्व रखने वाला अधिकार होता है ना, ये विवेकाधिकार होता है। क्या होता है? विवेक। ये पूछा है कई बार, पीटी वगैरह में पूछा है। विवेकाधिकार होता है, ध्यान रख लेना, जो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व। अब मंत्रिमंडल तो आके कहेगी नहीं, राज्यपाल जी जो हमने आपको विधेयक भेजा है ना सहमति के लिए, जरा उसे राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख दो। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, मंत्रिमंडल तो कहेगी नहीं रिजर्व रखने के लिए। तो इसलिए ये जो अधिकार होता है राज्यपाल का, ये विवेकाधिकार होता है, वो अपने विवेक के अनुसार प्रयोग करेंगे, रिजर्व रखना है कि नहीं रखना है। ये विधायी शक्तियां हो गई, यानी 2 विधायी शक्तियां पढ़ी आपने राज्यपाल की अभी तक। ये तो एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको, इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ बताने की, लेकिन एक रिवीजन के लिए बता दिया, 5 मिनट लगे मेरे। यानी पहली विधायी शक्ति है विधानसभा के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, विधानसभा को विघटित करना। जब भी कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होते हैं, विधायक स्वीकृति, स्वीकृति रोक लेगा, पुनर्विचार और राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख लेना। अगला क्या है? अगली विधायी शक्ति है राज्यपाल। राज्यपाल आंग्ल भारतीय नहीं है, आंग्ल भारतीय वाले राज्यों में विधान परिषद के कुल सदस्यों के 6ठे भाग को नामित कर सकता है। आंग्ल भारतीय वाले राज्य क्या होते हैं? छोड़ो इसको, राज्यपाल राज्यों में, इतना ये इसे छोड़ो, राज्यपाल राज्यों में विधान परिषद में कुल सदस्यों के कितने भाग को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो 1/6 को। तो ये जो राज्यपाल विधायिका में मनोनीत कर रहे हैं ना, अलग से अगर आयोग को चुनते, जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को चुन रहे हैं, तो वो तो कार्यकारी में आएगा। ये विधायी में क्यों आया? क्योंकि विधान परिषद के सदस्यों को नामित किया, तो ये विधायी काम हो गया। तो भाई 1/6 सदस्यों को जो नामित करते हैं वो विधायी कार्य हो गया। इसके अलावा राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के संबंध में करेगा, फिर ये तो फिर इसी की इंफॉर्मेशन है कि 1/6 कौन से होते हैं? जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता आदि क्षेत्रों के संबंध में जो व्यवहारिक ज्ञान या अनुभव रखते हैं, उनको नियुक्त करते हैं। ये तो इसकी इंफॉर्मेशन होगी। 3 विधायी कार्य। अगला है आर्टिकल 213 के तहत जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सेम टू सेम, जैसे 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते थे, वैसे ही 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल विधानमंडल में पुनः, अब ये इसी अध्यादेश की कुछ कंडीशन बता रहा है आपको, सेम बातें होंगी कि भाई जब विधानमंडल का पुनः सत्र आयोजित हो गया, तो 6 हफ्ते के भीतर इस अध्यादेश को यदि विधानमंडल ने पारित कर दिया तो वो कानून बन जाएगा। यदि 6 हफ्ते के भीतर इसे रद्द कर दिया तो वो निरस्त हो जाएगा, और यदि 6 हफ्ते तक कुछ भी नहीं किया तो वो अपने आप निरस्त हो जाएगा। ये 3 कंडीशन मैंने राष्ट्रपति वाले में भी बताई थी आपको। इसी अवधि के, और इस अवधि के पश्चात यदि स्वीकृति ना मिले तो वो खुद ही प्रभाव में नहीं रहेगा। यानी पीटी में क्वेश्चन बनता है 6 महीने 6 सप्ताह। ये पीटी में पढ़ाती हूँ, मेंस में इसकी जरूरत नहीं है। मेंस में जब हम डिटेल से अध्यादेश लिखेंगे तो अलग बात है, लेकिन विधायी शक्तियों में आपने 4 चीजें देखी
ये स्वीकृति और वो देना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना और एक ये 213 के तहत अध्यादेश लेके आना। ये तो फिर एक अध्यादेश से संबंधित है, किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अगला है विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मुद्दों पर निर्वाचन आयोग से विमर्श के पश्चात वह इसका निर्णय कर सकता है। यानी ये फिर एक अलग है कि विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में निर्णय लेना। ये भी तो विधायी काम हो गया ना। कोई विधान मंडल का सदस्य निर्हरित है या नहीं, इसके संबंध में निर्णय करना किसका काम है? राज्यपाल का, राज्य विधानमंडल के संबंध में। और इसके लिए वो निर्वाचन आयोग से परामर्श लेते हैं। कौन से निर्वाचन आयोग से? केंद्रीय निर्वाचन आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से नहीं। ध्यान रखना, ये पीटी के फैक्ट है सारे। राज्य निर्वाचन आयोग तो पंचायतों के इलेक्शन के लिए होता है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में निर्णय कौन लेगा? तो राज्यपाल लेंगे। दल बदल की बात नहीं हो रही, दल बदल का तो अलग ही मैटर है। राज्यपाल इसके अलावा राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और कैग परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कराता है। देखो, रिपोर्ट को किसके समक्ष प्रस्तुत करा है? विधानमंडल के समक्ष। तो ये विधायी शक्तियां हो गई। किस किस की रिपोर्ट को? तो राज्य वित्त आयोग की, राज्य लोक सेवा आयोग की, कैग की रिपोर्ट, है ना। ये वही कैग है जो केंद्र का भी काम करता है। कैग सबका सेम है ना। तो कैग की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कराते हैं। तो ये भी विधायी काम हो गए। अब मैं 213 अलग से बात करूंगी। 213 पे अलग से क्वेश्चन बनता है, इसलिए यहाँ पे हम अलग से बात करेंगे। पहले मुझे ये बता दो, वित्तीय ये कार्यकारी शक्तियों में कोई डाउट नहीं था। विधायी शक्तियों में 6 बातें याद रखनी है। 17 आहूत, 17 वसान, विधानसभा का विघटन, कई विकल्प होते हैं राज्यपाल के पास। इसके अलावा ये वाला क्या नाम था इसका, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना। इसके साथ ही अध्यादेश लागू करना, मतलब अध्यादेश 213 के तहत लाना। इसके अलावा जो विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता के संबंध में विचार करना, निर्णय करना। और साथ ही लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, जो राज्य वित्त आयोग और कैग की रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाना, ये सारे काम राज्यपाल के विधायी कार्यों में आएंगे। अब इनके नोट्स बना के यदि आप नहीं रखोगे तो फिर गड़बड़ बात है ना। एक एक मतलब आधे पूरी क्लास के नोट आधे घंटे में बना सकते हो आप, बिल्कुल पॉइंट में। कार्यकारी ये 6 7 काम। विधायी में राष्ट्रपति के आ जाए, कभी स्टैटिक क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए तो आप, और पीसीएस में तो पूछता है मैक्सिमम, पीसीएस में स्टैटिक क्वेश्चन अभी भी अच्छे से पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना। ठीक है, क्या बोल रहे हो? एक बार विधायक का बताओ, क्या बताऊं? विधायक वाला क्या बताऊं? एम माइक का भी ऑप्शन है, आप पूछ सकते हो मुझसे। आंग्ल भारतीय के 2 सदस्यों की वो तो समाप्त हो गई है, वो तो फिर इसलिए मैंने कटवा। आंग्ल भारतीय पे जाओ ही मत, वो पीटी में पढ़ेंगे। मेंस में सिर्फ विजन रखो कि अभी हम मेंस पढ़ रहे हैं। पीटी भी पढ़ रहे हो ना साथ साथ में। 10 बजे जो क्लास होती है उसमें मैं डिटेल से पीटी पढ़ा रही हूँ, तो वो पीटी फोकस है, ये मेंस फोकस है। कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, इससे बाहर जाएगा नहीं। मैम 2 एंग्लो, वो तो फिर हो ही गया है। ठीक है, क्लास में साथ ही बना लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे थे? जब तक विधानसभा या विधान परिषद अलग अलग नहीं दिया हो, विधानमंडल ही लिखना है। बिल्कुल सही बात है, विधानमंडल ही लिखना है। ये कई बच्चों को ना, ये याद रखना, कई बच्चों की दिक्कत होती है ये। भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, रटी रटाई विद्या होती है। ग्रेजुएशन में 5 दिन पढ़ो, पिछले सालों के 10 20 सालों के, उसी में से प्रश्न आते हैं, लगा देते हैं, तो समझते नहीं है। इसलिए कई बच्चों को पता ही नहीं होता। देखो दोस्तों, ये होती है विधानमंडल। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। तो ध्यान रख लेना, जब तक हमेशा आपको विधानमंडल शब्द ही यूज करना है। ठीक है, जब तक हमें ये ना पता हो कि भाई किसी राज्य में विधान परिषद है या नहीं, तो विधानमंडल ही यूज करते हैं। ध्यान, कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे, कार्यकारी हो गए, विधायी। अब जो 213 है उस पर थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं, प्रिंशु का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, है ना। 213 विधानमंडल का सत्र। अब आप, प्रिंशु को ये डाउट था मैम क्यों लाया जाता है अध्यादेश, तो दोस्त पहला ही आधार है कि भाई कोई भी सदन सत्र में ना चल रहा हो ना। यदि विधानमंडल के 2 सदन मैंने बताए, यानी ना तो विधानसभा सत्र में है ना ही परिषद सत्र में है, और ऐसे में कोई कानून बनाने की जरूरत आ पड़ी। अब सत्र तो 6 महीने बाद चलेगा, एक टाइम है ना सत्र का। तो अब ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को सशक्त किया और 213 के तहत
ऐसी कंडीशन में जब विधानमंडल का कोई भी सत्र ना चल रहा हो या केवल एक का सत्र चल रहा हो, वो एक अलग बात है कि विधानमंडल में ये एक अलग कंसेप्ट है। आई आई थिंक आप लोग समझ गए हो, क्योंकि 6 राज्यों में ही केवल विधान परिषद, 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, बाकी में केवल विधानसभा है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे वो वाली कंडीशन लागू नहीं होगी कि यदि केवल एक का भी सत्र चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं, क्योंकि अकेला सत्र तो कानून नहीं बना सकता। लेकिन जिन राज्यों में केवल विधानसभा ही है, परिषद ही नहीं है, वहां पे तो सभा अकेले कानून बना सकती है। इसलिए ये कहा जाता है राज्यपाल के संदर्भ में जब अध्यादेश की बात आती है, क्या कहा जाता है कि विधानमंडल के सत्र में ना होने की स्थिति में, यानी विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, ऐसी कंडीशन में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति की। अब जैसे देखो, राज्य विधानमंडल के सत्र में ना होने पर या विधान परिषद वाले राज्य में, यहाँ पे स्पेशली लिखा जाएगा भाई ऐसा राज्य जिसमें केवल विधानसभा ही है, वहां पे तो विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, ये जरूरी है। और ऐसे राज्य में जहां विधान परिषद है, विधानमंडल के दोनों सदनों में से दोनों सदनों के सत्र में होने की स्थिति में यदि किसी समय, मेरी बात समझे, कि यदि किसी सदन का सत्र ना चल रहा हो या फिर दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो, या जहां पे विधान परिषद है वहां पे एक का ही सत्र चल रहा हो, और ऐसी कंडीशन में कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो राज्यपाल को यदि ऐसा प्रतीत हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तत्काल कार्रवाई करना जरूरी है, तो फिर ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो, यानी ऐसी स्थितियों के लिए अध्यादेश ला सकेगा जो उन सिचुएशन के लिए जरूरी है। अतः जब राज्य विधायिका विधि निर्माण की स्थिति में ना हो, तो राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। सिंपल सा याद रखना, जब राज्य विधायिका का सत्र ना चल रहा हो और विधि निर्माण की तत्काल जरूरत पड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। सेम टू सेम है यार, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इतना भी उलझने की जरूरत नहीं है, ये फिर पीटी में बनेगा। जो मैं इतना डीप पढ़ा रही थी ना आपको, ये पीटी में, मेंस में बस आपको इतना याद रखना है कि भाई जब विधानमंडल का सत्र नहीं है और कानून की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। यदि, मतलब ये तो फिर एक अलग बात है, कुछ अध्यादेशों के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है, जैसे वैसे उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को विधानमंडल में पुनः स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता इस संविधान के, क्या बोल रहे हो, वैसे उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को विधानमंडल में पुनः स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा इस संविधान के अधीन है, या वैसे उपबंध अंतर्विष्ट वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आवश्यक समझा जाता है, या अभी बता रही हूँ, वैसे उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले राज्य विधानमंडल का अधिनियम इस संविधान के अधीन तब तक अधिमान्य होता है जब तक कि राष्ट्रपति के विचार, ठीक, मतलब ये बोल रहा है कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती हैं जिसमें अध्यादेश लाने से पहले राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत हो या राष्ट्रपति के अनुदेशों की जरूरत हो। वो फिर एक अलग अलग कंडीशन है उसके लिए, मतलब वो सारे कानून, ऐसे कानून जो राज्य विधानमंडल भी लाती, उनको भी राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है। तो यदि वैसे कानूनों के लिए अध्यादेश भी लाया जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है। इतना डीप आपको मेंस में नहीं जाना, ये सारी चीजें हम पीटी में पढ़ेंगे, मेंस में ये बिल्कुल काम करनी है आपके, तो बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी वेस्ट मत करना। इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश की शक्ति, यहां से पढ़ो सीधा, मतलब पहले पेज में हमने देखा कि भाई 213 के तहत ऐसी ऐसी कंडीशन यदि है तो अध्यादेश ला सकता है, और ये जो अध्यादेश होते हैं इनकी शक्ति और प्रभाव राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम के समान होती है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दी है, किंतु वो फिर आगे बताऊंगी। यानी इसकी शक्ति किस किस अध्यादेश पावर में कैसे होगा, जैसा विधानमंडल का कानून होता ना, सेम शक्ति होगी अध्यादेश की भी, सेम प्रभाव होगा अध्यादेश का भी। ऐसा अध्यादेश लेकिन राज्य की विधानसभा के समक्ष और विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों के समक्ष रखा जाएगा। कब रखा जाएगा, जब दोबारा सदन आरंभ होगा। भाई मान लो 6 महीने 6 सप्ताह, वो तो एक अलग टाइम है, 6 महीने बाद सदन आरंभ हुआ,
सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, तो ये दोनों सदन, जहां पे केवल विधानसभा है वहां विधानसभा के समक्ष, जहां दोनों सदन है वहां दोनों के समक्ष रखा जाएगा। विधानमंडल के पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 6 सप्ताह पर यदि इस अवधि की समाप्ति से पहले विधानसभा उसे अस्वीकृत कर दे तो फिर क्या होगी? संकल्प विधान प्रवृत्त नहीं रहेगा। राज्यपाल द्वारा किसी भी समय, इतना उलझने की जरूरत नहीं है। ये विधान परिषद वगैरह में बड़ा कंफ्यूजन होता है यदि कंसेप्ट क्लियर ना हो तो, और बहुत उलझाता है। तो बेसिकली इतना याद रखना कि भाई 6 सप्ताह की समाप्ति से पहले यदि विधानमंडल, परिषद को छोड़ो, यदि विधानमंडल उस कानून को समाप्त कर दे तो वो समाप्त हो जाएगा। यदि विधानमंडल उस अध्यादेश को पारित कर दे तो वो कानून बन जाएगा। और यदि 6 हफ्ते तक कुछ भी ना करे तो फिर क्या होगा? वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना, इतनी सी बात थी, इसको कैसे उलझाया हुआ है। विधानसभा उसको अस्वीकृत करने का संकल्प पारित कर देती है, और यदि विधान परिषद उससे सहमत हो जाती है तो यथास्थिति संकल्प पारित होने पर या विधान परिषद द्वारा संकल्प के सहमत होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। क्या जरूरत थी इतनी बकवास करने की? इतना उलझना नहीं है, हमको सरलता से समझना है। जिन चीजों को हम सरलता से समझ पाए, अपने शब्दों में उकेर पाए। मुझे ये बताओ, यहां तक आप लोगों को देखो क्या बताया मैंने। आर्टिकल 213 के तहत, सुन लो, अब दोबारा आप लोगों के उस पे आऊंगी, मैं कंफ्यूजन पे आऊंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सरलता से पढ़ो, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रखो कि भाई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब कानून बनाना जरूरी है और विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश ला सकते हैं। और जो ये अध्यादेश लाएंगे इसकी शक्ति और प्रभाव वैसा ही होगा जैसा कि विधानमंडल के कानून का होगा। इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि संसद, ये विधानमंडल का जब दोबारा सत्र होगा तो उसके सामने अध्यादेश रखा जाएगा। 6 हफ्ते से पहले यदि विधानमंडल इस अध्यादेश को स्वीकृत कर दे तो ये कानून बन जाएगा, इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे तो ये रद्द हो जाएगा, और यदि 6 हफ्ते तक कुछ भी ना करे तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। बस। और अगली बात हमने देखी कि राज्यपाल इस अध्यादेश को कभी भी वापस भी ले सकता है। दैट्स इट। इतना ही है अध्यादेश। तो इतना ज्यादा उलझने की कतई जरूरत नहीं होती है। क्रिटिकल वर्ड्स को हम सोचे कि ना आज तो यही समझ के रहेंगे, क्या जरूरत है भाई? एग्जाम में कुछ ना याद रहता है, एग्जाम में ये कंसेप्ट ही काम आएंगे बस। याद रखना, कितना भी रट जाओ, एग्जाम के प्रेशर में सब हवा हवाई हो जाता है, सिर्फ कंसेप्ट साथ आते हैं। मुझे बताओ, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? बिल्कुल सेम टू सेम राष्ट्रपति का। मैम एक बार विधेयक को बता, कहाँ गया यार, ऊपर छुप गया। क्या बताऊं विधेयक को? मैं स्पीकर ऑन कर रही हूँ, आप बोल के पूछ लो यार। मैंने माइक ऑन कर दिया है, आप बोल के पूछ सकते हो। क्या बोल रहे हो? मैम ऐप पे हिस्ट्री, मैं ऐप पे हिस्ट्री करवाऊंगी शौर्य, थोड़ा सा सब्र करो। थोड़ा आज हिस्ट्री ऑप्शनल, सुन लो मेरी बात ध्यान से, आज हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच लॉन्च हो जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। और जिस दिन इस बैच में 60 से 70 बच्चे हो गए, मैं उसी दिन, मान लो अगर ये 10 दिन के अंदर ही हो जाते हैं, मैं उसी दिन पढ़ाना शुरू कर दूंगी। देखो हिस्ट्री ऑप्शनल में दोस्तों मेरी एक मजबूरी है, मैं 10 बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, है ना। आप मेरी भी मजबूरी समझो, मैं भी मतलब अपना घर बार मुझे भी चलाना होता है, मुझे भी फ्यूचर प्लान्स करने होते हैं। हर इंसान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का अधिकार है, मेरे को भी अधिकार है ना। तो मैं 10 बच्चों को तो नहीं पढ़ा सकती हिस्ट्री ऑप्शनल, लेकिन मैं इतना कह रही हूँ, मैं इसका प्रमोशन भी कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे भी प्रमोशन कर रही हूँ, आप लोग भी प्रमोशन करो। और आप लोगों ने यदि मेरे से, मैं इतिहास ऑप्शनल की कुछ डेमो क्लासेस भी ले दूंगी यूट्यूब पे, यदि आपको वो देखनी है तो मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की डेमो क्लासेस भी ले दूंगी। लेकिन आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जिस दिन से 60 से 70 बच्चे भी हो गए मेरी क्लास में, मैं उसी दिन से क्लास शुरू कर दूंगी। तो इसलिए जिसको भी हिस्ट्री ऑप्शनल मेरे से पढ़ना है वो तुरंत रजिस्ट्रेशन करा ले। मेरी बात समझे? जिसको भी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना है वो तुरंत रजिस्ट्रेशन करा ले। जीएस अभी नहीं होगा। शौर्या एक साथ कितनी चीजें पढ़ोगे? पॉलिटी और आईआर चल रहा है ना, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ऑप्शनल पढ़ रहे हो, इतना इनफ होता है एक दिन के लिए पढ़ने में। यूपीएससी की तैयारी ये नहीं होता है कि हम एक ही दिन हिस्ट्री भी पढ़ लें, पॉलिटी भी पढ़ लें, आईआर भी पढ़ लें। जो मेरा पैटर्न है इसको जनवरी तक फॉलो तो करो एक बार, उसके बाद आप अपनी सिचुएशन को देख लेना। और आप अगर अलग से पढ़े होते बिना मेरे मार्गदर्शन के तो फिर आप समझ सकते थे आप कितना पढ़ लेते। एक दिन में हम दो चीजों को लेके चलेंगे, अभी पॉलिटी और आईआर चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। पॉलिटी खत्म होने के बाद वो चलेगा। स्पेक्ट्रम तो यूट्यूब पे चलेगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो मैम। हाँ बच्चे पूछिए। अध्यादेश क्यों लाया जाता है या फिर अध्यादेश की सीमा क्या है? दोनों का आंसर एक ही होगा क्या?
नहीं, अध्यादेश क्यों लाया जाता है और अध्यादेश की सीमा, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अध्यादेश तो इसलिए लाया जाता है, अध्यादेश लाया जाना सीमा नहीं है अध्यादेश की, क्योंकि अध्यादेश तो हमने इसलिए लाया कि भाई ऐसी सिचुएशन आ गई देश के सामने, मान लो राष्ट्रपति के अध्यादेश की यदि बात करें कि भाई तुरंत कानून बनाने की जरूरत है लेकिन संसद सत्र में नहीं है, तो ये हमने पॉजिटिविटी के लिए लेके आए थे हम इसको कि भाई इसका पॉजिटिव यूज होगा, हम एक ऐसा कानून ले आएंगे थोड़े समय के लिए जब तक संसद का सत्र नहीं चलता है, जिससे देश की व्यवस्था को संभाला जा सके। ये एक अलग बात है, लाया इसलिए जाता है, इसकी सीमा अलग है। इसकी सीमा की बात जहां तक हम करेंगे, जैसा कि मैंने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि भाई अध्यादेशों का बार बार प्रयोग होना, या संसद सत्र में है उसके बावजूद प्रयास करना, या फिर ऐसे कानूनों को लाया जाना जो जरूरी ही नहीं है भाई, जिनकी तत्काल जरूरत नहीं है देश को, फिर भी ऐसे कानूनों को अध्यादेश के माध्यम से लाया जाना, ये अध्यादेश की सीमा होगी। मेरी बात समझे? तो दोनों चीजों में अंतर है। अध्यादेश क्या है वो आप समझ गए, अध्यादेश एक तरीके का कानून है जो इन सिचुएशन में लाया जाता है, वो सिचुएशन मैंने बता दी। इसकी सीमाएं अलग है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है, ध्यान रख लेना। नहीं मैम मैम, कुछ स्टूडेंट ने मतलब थोड़ा अलग आंसर लिखा है कि अध्यादेश क्यों लाया जाता है, तो मैं कंफ्यूजन हो गई। कोई बात नहीं बच्चे, मैंने अभी तक ना आंसर देखे नहीं है, मैं आंसर देखूंगी क्या आप लोग लिखे हो। हालांकि मैंने इसका फॉर्मेट बता दिया था, जो भी आप लोगों ने लिखा होगा ना, मैं उसमें से एक परफेक्ट आंसर को आपको बता दूंगी, भाई इस बच्चे को फॉलो करो, है ना, तो ध्यान रखना। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है। अध्यादेश अलग है, सीमा अलग है। अध्यादेश का यदि दुरुपयोग ना हो तो अध्यादेश बढ़िया चीज है, अध्यादेश का दुरुपयोग होगा तो ये अध्यादेश की सीमा है, ठीक है, ध्यान रखना। मैम थैंक यू। थैंक यू बच्चे। और किसी का कोई डाउट है? मैम ये जो हार्डवेयर वर्ड्स हैं, क्लिष्ट वर्ड्स हैं, वो लिखना जरूरी है कि अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं? बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कोई जरूरत नहीं है हार्ड वर्ड्स लिखने की। जो क्लिष्ट वर्ड होते हैं ये सिर्फ बोलने तक ठीक है, एग्जाम में जिस भाषा में आप प्रवाह होना चाहिए आपकी भाषा में, और बिल्कुल जितना सरल शब्दों में, मैंने कल भी बताया था, जितना एग्जामिनर के लिए आप इजी बनाओगे किसको, अपने आंसर राइटिंग को, उतना एग्जामिनर खुश होगा, उतने बढ़िया नंबर मिलेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। चले आगे बढ़े, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो कृपया करके। चलो रुको, मैं एक बार इस माइक को ऑफ कर देती हूँ। ये देखो इनके हाल देखो भाई साहब, मतलब गजब करते हो। ये देखो है, माइक ऑफ ही करना पड़ गया मुझे फाइनली, तो ये चीज गलत है ना, क्लास में इस चीज का ध्यान रखा करो कि चले आगे चले। चलो हमने देख लिया कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, अब हम देखेंगे वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियां फटाफट निकलते हैं, वही सारी चीजें आएंगी जो राष्ट्रपति के लिए थी। क्या क्या आएगा? तो भाई सबसे पहले ये रहा पेन। राज्यपाल यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मतलब राज्यपाल प्रस्तुत करते हैं वित्तीय विवरण को, जो राज्य का वित्तीय विवरण है, पहली वित्तीय शक्ति, सिंपल सी बात है। कोई विधेयक, कोई धन विधेयक राज्य विधानमंडल में राज्य, दूसरा वित्तीय शक्ति क्या है? कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी शक्ति, पहली शक्ति है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करेंगे, दूसरी वित्तीय शक्ति कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सेम टू सेम राष्ट्रपति वाली शक्तियां, कंपैरिजन करके पढ़ना, दोनों की कभी नहीं भूलोगे। तीसरी, किसी भी तरीके की अनुदान की मांग राज्यपाल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती, यानी यदि किसी भी तरीके के अनुदान की मांग करनी है तो राज्यपाल की सहमति जरूरी है। चौथी, वह अप्रत्यक्ष व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम सहायता प्रदान कर सकता है, यानी सेम राष्ट्रपति वाली आकस्मिक निधि से अग्रिम सहायता प्रदान कर सकते हैं राष्ट्रपति, ऐसे ही राज्यपाल भी अग्रिम, जो आकस्मिक निधि है उससे अग्रिम सहायता प्रदान कर सकते हैं। अगला, पंचायतों नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। ये सारी वित्तीय शक्तियां वहां पे राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन कर सकते थे। तो मुझे बताओ, यदि आपसे वित्तीय शक्तियां पूछे क्या है, तो भाई वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करेंगे, धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले उनकी पूर्वानुमति की जरूरत होती है,
किसी भी तरीके के अनुदान की मांग राज्यपाल की सहमति के बिना नहीं की जाएगी। आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्रदान करने का अधिकार होगा राज्यपाल का, और साथ ही पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। ये हो गई वित्तीय शक्तियां। न्यायिक शक्तियां की बात करें फटाफट, क्या क्या होंगी, तो भाई संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। ध्यान रखना, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति तो करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति परामर्श लेंगे किससे? राज्यपाल से, मतलब सलाह लेंगे राज्यपाल। मेरी बात समझे तो न्यायिक शक्ति हो गई, यानी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। दूसरा, वह राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, अब जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह करने का सारा अधिकार राज्यपाल का होता है। मतलब राज्य के जो ये क्या नाम है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, उनके साथ विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, उनका ट्रांसफर करना, उनकी पदोन्नति करना, ये सब राज्यपाल का काम होता है। अगला, वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों जैसे जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त भी नियुक्त कर सकते हैं। इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के साथ, जैसे राज्य न्यायिक नियुक्तियां नहीं होती हैं, अलग अलग जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त जो न्यायाधीश होते हैं बहुत सारे, तो उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। तो न्यायिक नियुक्तियों में बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, यही 2-4 चीजें हैं। एक बार आप देख लो। मैं थोड़ा पानी पी लूं यार, मैं क्लास के फ्लो में ना पानी पीना भूल जाती हूँ आजकल, तो फिर क्या होता है, पानी नहीं पियोगे तो एनर्जी लॉस लगेगा ना। पानी पी लूं मैं, तब तक आपके कमेंट सेक्शन पे आ जाती हूँ। किसी का कोई कमेंट है तो वो पूछ। मनीषा कह रही मैम आपका फास्टिंग नहीं है। हमारे यहाँ तीज नहीं होती, हमारे यहाँ करवा चौथ होता है। मतलब ये जो तीज वाला फेस्टिवल है ना, ये पूर्वी यूपी और बिहार में है शायद, मतलब ज्यादा उधर ही है। मैं करवा चौथ का फास्ट करती हूँ, ठीक है, तीज नहीं होती, तो इसलिए फास्ट नहीं है। ठीक है, तो करवा चौथ पे हम क्लास नहीं लेंगे, बहुत दूर है, अभी अक्टूबर में है, ठीक है, तब तक पढ़ाई कर ले। पानी पी लिया मैंने। न्यायिक शक्तियों में ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद हमें देखना है, न्यायिक शक्तियों में 2-3 शक्तियां देख ली, उसके बाद क्षमादान की शक्तियां। क्षमादान की शक्तियों में जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाए थे, राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ाया था, उस समय मैंने दोनों की तुलना करके भी बताया था। सेम टू सेम बातें हैं, एक बार देख लो बस। आर्टिकल 161 राज्यपाल के को उस विषय संबंधित जिस पर, मतलब उन विषयों के संबंध में जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, उसका विराम, उसका परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है। ये क्षमा क्या होती है, प्रविलंबन क्या होता है, विराम क्या होता है, परिहार क्या होता है, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ राष्ट्रपति वाले टॉपिक में। देख लेना वहां से, यदि समझ में ना आए तो पूछ लेना। वैसे वहां पे सबको समझ में आ गया, तो सारी चीजें वही है। हालांकि अब हमने देखा कि जिन विषयों में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उनके संबंध में राज्यपाल को ये क्षमा की शक्तियां, ये क्षमादान की शक्तियां हैं, जिसमें क्षमा, प्रविलंबन, परिहार, विराम इत्यादि की शक्तियां हैं। हालांकि राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां निम्नलिखित में राष्ट्रपति से भिन्न है। ये मैं वहां पे भी करवा चुकी हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी निकलूंगी। मृत्यु दंड के मामले में राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड की सजा को क्षमा करने का अनन्य अधिकार है, जबकि राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। हालांकि मृत्यु दंड को निलंबित करने का, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति राज्यपाल को है। ध्यान रखिएगा, मृत्यु दंड के मामले में राष्ट्रपति को क्षमा कर देने की भी शक्ति है, यानी पूरी तरीके से क्षमा कर दिया किसी मृत्यु दंड वाले व्यक्ति को, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते, बल्कि वो इतना कर सकते हैं कि मृत्यु दंड को निलंबित कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, या मान लो तब्दील कर सकते हैं कठोर कारावास में, ये सब कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते। तो पहला डिफरेंस यही याद रखना है। फिर सैन्य न्यायालय के विषय में, यानी 2 आधार पे क्षमादान की शक्तियों में डिफरेंस है। एक तो मृत्युदंड के विषय में, एक सैन्य न्यायालय के विषय में। आपको पता है राष्ट्रपति सैन्य न्यायालयों के डिसीजन में भी वो कर सकते हैं, लेकिन
राज्यपाल और राष्ट्रपति का क्षमादान शक्तियां सैन्य न्यायालय द्वारा प्रदत्त सजा के मामले में विभिन्न है। जहां राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय के मामले में भी क्षमा करने, लघुकरण, परिहार, निलंबन इत्यादि करने का अधिकार है, राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है क्षमादान से संबंधित। क्षमादान की जो ये डिटेल में यदि किसी को क्षमा वगैरह समझना है तो ये राष्ट्रपति के टॉपिक में बहुत डिटेल से समझाया है, आप जाके देख लेना। और दो तरीके से डिफरेंस है दोनों में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है ना, तो स्टैटिक में आपको ध्यान रखना है मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति की शक्तियां अनन्य होती हैं, मतलब सिर्फ राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, राज्यपाल के पास नहीं है। और सैन्य न्यायालय के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, राज्यपाल के पास शक्तियां नहीं है। समझ में आया? अब एक बार इसको कर लेते हैं राज्यपाल के। मैं एक छोटा सा टॉपिक करना चाह रही थी कि जिससे विवेकाधिकार, क्योंकि ना फिर लंबा खिंच जाएगा, ये तो फिर एक पूरा फ्लो में चलेगा। एक बार देखें हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार, ठीक है? ये देख लेते हैं। देखो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। हम पढ़ेंगे राज्यपाल के विवेकाधिकार, पढ़ेंगे अलग अलग संविधान द्वारा क्या क्या विवेकाधिकार है, राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व क्या है, परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार कौन से हैं राज्यपाल के, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन हम देखेंगे, कहाँ कहाँ समान है इनकी शक्तियां, कहाँ कहाँ समान है। सीधा क्वेश्चन बन सकता है यदि स्टैटिक में आ जाए कि भाई राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ये बताइए क्या ये पद संसदीय शासन प्रणाली में जरूरी है, मतलब इस तरह के कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें पता होना चाहिए दोनों में क्या क्या समानता है, क्या क्या समानता है। राज्यपाल के संबंध में गठित अलग अलग आयोग बने हैं, ध्यान से देखना। प्रशासनिक सुधार आयोग ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दी। भगवान सहाय समिति बनी थी एक, इसको नहीं भी याद रखोगे तो राजमन्नार समिति ध्यान रखनी ही है। उसके बाद सरकारी आयोग ध्यान रखना ही है। पुंछी आयोग हम डिटेल से पढ़ेंगे। एसआर बम्बई वाद ध्यान रखना, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है, जैसा क्वेश्चन बना भी है। 356 के संबंध में एसआर बम्बई वाद में क्या क्या निर्णय दिए गए, ये पता होना ही होना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है मेंस में। बूटा सिंह वाद क्या था, फिर कुछ अलग, जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश विवाद मैं आपको बता रही थी ना कि कई जगह ऐसे ऐसे विवाद आए हैं जहाँ पे राज्यपाल ने 356 का गलत प्रयोग किया, ठीक है। उत्तराखंड विवाद मैं आपको बताऊंगी। ये एक दो, ये विवाद नहीं याद रखने, बस एग्जाम्पल याद रखने होते हैं ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ बच्चे को पता है ना। सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्णय आए, उसके बाद राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति देखेंगे क्या है। त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की, मतलब ये राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और कैसे त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में सरकारी आयोग ने क्या क्या सिफारिश दी थी, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। वर्तमान में राज्यपाल के पद की प्रासंगिकता पे क्वेश्चन बना है ना, क्या प्रासंगिकता है राज्यपाल के पद की, क्या इसे खत्म कर देना चाहिए, समालोचनात्मक पूर्वक वर्णन करें। तो प्रासंगिकता हमें देखनी पड़ेगी, राज्यपाल के पद की प्रासंगिकता क्या है। मुख्यमंत्री तो फिर ये अलग से, राज्य मुख्यमंत्री के कुछ, मुख्यमंत्री से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन हो गया ना, महाधिवक्ता इसी में आ गया क्या। तो इस तरीके से हमारा राज्यपाल, मुझे ऐसा लगता है 1.5 दिन लगेगा इसमें, 1 दिन और पूरा लगेगा। मैं एक बार टाइमिंग देख लेती हूँ, और उसके बाद हमारा आधा दिन लगेगा, हम फिर दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को संसद और विधानमंडल एक साथ पढ़ाऊंगी, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ाए तो आपकी बहुत सारी चीजें आसान हुई। तो इतना ज्यादा जब हम पढ़ेंगे, कहाँ है भाई टाइमिंग, क्यों नहीं शो हो रहा है मुझे, आज टाइमिंग ही नहीं शो हो रहा है इसमें। आज इतना ही रहने देते हैं, मेरे हिसाब से हमारा 1.5 घंटे से ऊपर ही हो गया आज का टाइमिंग, है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे आप लोगों के भी दिमाग से ऊपर चलता जाएगा। मैं बस एक बार ये बता दूं हमने क्या क्या पढ़ा है आज की क्लास में, बस मुझे 2 मिनट दे दो आप, ताकि आप लोग, पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किए कि भाई राज्यपाल में इतने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मैंने स्टैटिक चीजें बताई, नाम मात्र है, 153 में ये है, 56 में ये है, 55 में, 155 में ये है। उसके बाद राजमन्नार समिति की कुछ बातें बताई जिसको सरकारी और पुंछी आयोग ने भी स्वीकृत किया। हमने निर्वाचन के स्थान पे राज्यपाल की नियुक्ति पद्धति को क्यों अपनाया है, ये होमवर्क है आज। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ना, इसका आंसर भेजना टेलीग्राम पे लिख के, ये होमवर्क है और सब लोगों को भेजना है, ठीक है। इसके अलावा सत्ता परिवर्तन के कारण जो राज्यपाल की पद मुक्ति है, जो पद से हटा देते हैं, उसके क्या कारण है और क्या संवैधानिक प्रोविजन है, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिया है, लेकिन आज मत करना, कल कर लेना, है ना। फिर 2010 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देखा, जो बालाकृष्ण, ये क्या नाम था इनका, बालाकृष्णन जी ने जो निर्णय दिया, क्या निष्कर्ष है, फिर क्या अहर्ताएं हैं ये देखा हमने। फिर
क्या क्या ये काम करते हैं, इनकी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियों को डिटेल से देखा, विधायी शक्तियों को डिटेल से देखा, वित्तीय शक्तियों को डिटेल से देखा, न्यायिक शक्तियों को डिटेल से देखा और क्षमादान की शक्तियों को डिटेल से देखा और अध्यादेश को डिटेल से देखा। इतना देखने के बाद हमने विवेकाधिकार से हम कल करेंगे इस क्लास को। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर, कमेंट सेक्शन कहाँ है भाई, वही रटी रटाई चीजें होती हैं ना, तो मैं भी भूल जाती हूँ कौन सी क्लास में क्या बोलना होता है। कमेंट सेक्शन थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन यार रेटिंग दिया करो यार। आप लोगों देखो, यदि वास्तव में समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो अलग बात है, रेटिंग से नहीं, आप ऐप के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है क्या। मैं बोलती बोलती हूँ कि मैं मेहनत भी कर रही हूँ आप लोगों के ऊपर, क्योंकि उसका ना बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि आप लोगों को सच में अच्छा लग रहा है, सच में आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड लग रही हैं चीजें, और आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब आप मेंस का पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने कितना फोकस्ड होके, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ा है। तो आप ऐप पे कम से कम आप रिकमेंडेशन दिया करो, आप कुछ कमेंट किया करो यदि आपको पॉजिटिव लग रहा है तो, है ना। और यदि आपके कुछ सुझाव है तो मुझे जरूर बताना। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आंसर लिख लेना कृपया करके गुरुओं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे नहीं लिखना ज्योति, ऐप पे लिखना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।